वो यहाँ क्या कर रहा है? वो इस बिल्डिंग में कैसे घुसा? कबीर ने मन ही मन गाली दी। उसकी आवाज़ खतरनाक रूप से धीमी थी। वह जल्दी से खड़ा हो गया, जिससे कुर्सी टाइल्स पर चरमरा गई। मुझे नहीं पता। अनया ने अपना सिर हिलाया, संभावनाओं के बारे में सोचते हुए। शायद वह चुपके से अंदर आ गया। लूमिना स्प्रिंग की सिक्योरिटी आमतौर पर अच्छी थी, लेकिन अनया जानती थी कि ध्रुव कोई न कोई रास्ता ढूंढ सकता है। चुपके से घुसने के अलावा वह किसी स्टाफ सदस्य का एक्सेस कार्ड चुरा सकता था या किसी को रिश्वत भी दे सकता था। डिंग डोंग, डिंग डोंग। अनया, मुझे पता है तुम अंदर हो। यह मनहूस दरवाजा खोलो। ध्रुव की लगातार गुस्से भरी चीखें और घंटी बजाना अपार्टमेंट के शांतिपूर्ण माहौल को बर्बाद कर रहा था। वह दरवाजे पर बार बार पीट भी रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। ये कमीना। अनया ने मन ही मन ध्रुव को सूरज के नीचे मौजूद हर नाम से कोसा। उसने पिछली रात के हंगामे के बाद एक शांत सुबह की उम्मीद की थी, लेकिन ये कचरा उसे परेशान करने आ गया। उसने कोई सबक नहीं सीखा था। कबीर ने एक आह भरी, ध्रुव के प्रति अपनी चिढ़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए, चिल्लाने और घंटी बजाने को नजरअंदाज करते हुए, उसने अनया को देखा। तुम क्या करना चाहती हो? क्या मैं उसे बाहर निकाल दूं? अनया ने अपना निचला होंठ काटा। ध्रुव की हरकतों से स्पष्ट रूप से चिढ़ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा, चलो उसकी अक्ल ठिकाने लगाते हैं। लगता है वह भूल गया है कि मैंने कल रात उसके साथ क्या किया था। कबीर के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि अनया ने सच में चाकू ध्रुव के छोटे से औजार पर नहीं चलाया था। अपनी ठुड्डी के झुकाव के साथ प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए कबीर ने पूछा, क्या हम पहले उस बदमाश से मिलें, मिल्डी? हाँ। अनया जल्दी से कबीर के पीछे डाइनिंग रूम से बाहर चली गई। उसने इंटरकॉम स्क्रीन पर घूरा जब उसने उसे चालू किया, जिसमें बाहर एक गुस्से में हौंफता हुआ ध्रुव दिखाई दे रहा था। कैमरा एक बड़े कोण का दृश्य पकड़ने में सक्षम था। 10वीं मंजिल के चौड़े हॉलवे में केवल ध्रुव ही मौजूद था। तुम क्या करना चाहती हो, अनु? कबीर ने अपना सिर झुकाया, ये सोचते हुए कि ध्रुव स्क्रीन पर कितना भद्दा लग रहा था। मैं उसे भाग जाने के लिए कह सकता हूँ, या तुम्हारे मन में कुछ और है? कबीर कभी भी ध्रुव को अनया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करने देता। जब तक वह कहती, वो उस आदमी को बाहर निकाल देता और सुनिश्चित करता कि वो कचरा यहाँ वापस ना आए। मैं नहीं चाहती कि वह हमारी सुबह बर्बाद करे। मैंने अभी तक अपना नाश्ता भी खत्म नहीं किया है। अनया ने अपनी आंखें सिकोड़ी, वर्तमान स्थिति से नाखुश। भले ही उसके पास अभी ध्रुव को सबक सिखाने के कई तरीके थे, लेकिन उसके पास उन्हें करने की ऊर्जा नहीं थी। दिन अभी शुरू ही हुआ था। अनया अपनी भावनाओं पर जोर नहीं डालना चाहती थी और ध्रुव के कारण सुबह सुबह सिरदर्द नहीं चाहती थी। मैं अपार्टमेंट मैनेजर को कॉल करूंगी, उसे इस कचरे को संभालने दो। हम अभी के लिए अंदर ही रहेंगे, अनया ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। जरूर, मैं पहले स्पीकर को म्यूट कर देता हूँ। कबीर ने सिर हिलाया, आसानी से उसकी पसंद से सहमत हो गया। अनया उस जगह की ओर बढ़ी जहां लैंडलाइन फोन रखा था, जबकि कबीर ने इंटरकॉम स्पीकर को म्यूट कर दिया, जिससे ध्रुव के बाकी भद्दे अपमान और चीखें शांत हो गईं। केवल दरवाजे पर बार बार की दस्तक बची रही। पूरी 10वीं मंजिल पर केवल 3 यूनिट थे। अनया के पास मंजिल के सबसे दाहिनी ओर वाला था, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने बाईं ओर वाले पर कब्जा कर रखा था। बीच की यूनिट काफी समय से खाली थी। यूनिट्स के बीच काफी लंबी दूरी थी और यूनिट्स और मंजिलों के बीच साउंड प्रूफिंग अच्छी थी। अनया को ध्रुव के अपने पड़ोसियों को परेशान करने की चिंता नहीं थी, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ सारी चीखें और भी कष्टप्रद होती जा रही थीं। एक नंबर पर टैप करते हुए अनया तुरंत मैनेजर के ऑफिस से जुड़ गई। रेट्रो शैली का लैंडलाइन फोन गुलाबी रंग का था, जो उसकी पसंद के अनुरूप था। मिस्टर प्रकाश शर्मा लूमिना स्प्रिंग बिल्डिंग के प्रबंधन के लिए इसके संचालन के पहले वर्ष से ही जिम्मेदार थे। भले ही अनया ने उनसे शायद ही कभी संपर्क किया हो, लेकिन वह जानती थी कि वो अधेड़ उम्र का आदमी कितना भरोसेमंद था। गुड मॉर्निंग, मिस्टर प्रकाश। कोई मेरे सामने के दरवाजे पर है। वह मेरे अपार्टमेंट में घुसने की धमकी दे रहा है। अनया ने तुरंत मिस्टर प्रकाश को अपने कॉल का कारण बताया और फिर इसे और समझाया। कबीर चुपचाप उसकी बातचीत सुनता रहा, अपने दोनों हाथों को अपनी खाकी पैंट की जेब में डालकर एक आरामदायक मुद्रा में। हाँ, वह पिछले 2 हफ्तों से मुझे परेशान कर रहा है। ये पहली बार है जब वह यहाँ दिखाई दिया है। मुझे यकीन नहीं है कि वह चुपके से कैसे अंदर आया। रिकॉर्ड के लिए, वह मेरा एक विक्षिप्त एक्स है। मैंने उसके धोखेबाज को छोड़ दिया और वह पागल हो गया। मेरे हस्बैंड से शादी करने के बाद भी वो मुझे परेशान करता है। प्लीज़ सुनिश्चित करें कि उसे इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से रोक दिया जाए। मेरे हस्बैंड और मैं उसकी हरकतों से असहज महसूस करते हैं। वो अगली बार खतरनाक तरीके से कार्य कर सकता है। अनया शांत बनी रही जब उसने मिस्टर प्रकाश के सवाल का जवाब दिया, जिसमें ध्रुव को उसका नाम खराब करने से रोकने के लिए एक वैध कारण देना भी शामिल था। उसने कबीर के होठों पर उसकी एक टिप्पणी के कारण आई छोटी सी मुस्कान नहीं देखी।
फोन कॉल के अंत में अनया ने मिस्टर प्रकाश को उनकी त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया। मिस्टर प्रकाश यहाँ आएंगे, अनया ने फोन को उसके रिसीवर पर वापस रखते हुए कहा। उन्होंने पहले ही 2 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ भेज दिए हैं। ओह, कोई आश्चर्य नहीं, कबीर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसने इंटरकॉम स्क्रीन की ओर इशारा किया। अनया की आंखें उस ओर गईं जहां उसने इशारा किया था, केवल अगले ही पल हंस पड़ी। 2 भारी भरकम सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दिए थे। उनमें से एक ध्रुव से पूछताछ कर रहा था जबकि दूसरा उस आदमी की हरकतों पर नजर रखे हुए था। कबीर ने अनया के मनोरंजन के लिए स्पीकर चालू कर दिया। उन दोनों ने ध्रुव की 2 गार्डों के साथ बातचीत सुनने का आनंद लिया। हाँ, मिस्टर्स, मैं यहाँ कोई परेशानी पैदा करने नहीं आया हूँ। मुझे बस अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है। वह रूठी हुई है तो मैं उसे देखने आया हूँ। मालिक ने आपकी रिपोर्ट हमें की है, एक गार्ड ने कहा। उसका भाव कठोर था। मिस मल्होत्रा नहीं चाहती कि आप यहाँ हों। आपको उनसे कोई एक्सेस नहीं मिला। आप अंदर कैसे आए, सर? गोरे बालों वाले आदमी ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड कभी भी उसकी बकवास पर ध्यान नहीं देते। अनया और कबीर अपार्टमेंट के आराम में स्थिति को देखते रहे। वे ये सोचे बिना नहीं रह सके कि गार्डों की पूछताछ के तहत ध्रुव कितना दयनीय रूप से मजाकिया लग रहा था, क्योंकि वो और अधिक घबरा गया था। ओह, वह मिस्टर प्रकाश हैं। एक ट्वीड बॉम्बर जैकेट और एक फ्लैट कैप पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी लिफ्ट की दिशा से आया। वह तुरंत अनया के अपार्टमेंट के सामने दौड़ा। गुड डे, सर, मिस्टर प्रकाश ने ध्रुव का अभिवादन करते हुए अपने चेहरे पर एक कूटनीतिक मुस्कान पहनी। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मेरा सरनेम प्रकाश है। मुझे खेद है, लेकिन हम आपसे जाने का अनुरोध करते हैं। आपने हमारे निवासियों को परेशान किया है। नहीं, मैंने किसी को परेशान नहीं किया है। ध्रुव ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, मिस्टर प्रकाश के दावे से इनकार करते हुए। मैं यहाँ सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। मुझे उससे बात करनी है। मुस्कुराने के बावजूद मिस्टर प्रकाश दृढ़ रहे। मिस मल्होत्रा नहीं चाहती कि आप उन्हें और उनके हस्बैंड को परेशान करें। सर, प्लीज पुलिस को बुलाने से पहले चले जाइए। मेरा मानना है कि हम आपके अवैध प्रवेश पर आरोप लगा सकते हैं। हताश होकर ध्रुव ने जोर से गाली दी, जैसे कि वह डराने वाले गार्डों की उपस्थिति को भूल गया हो। उसने मिस्टर प्रकाश पर अपमानों की बौछार कर दी। हमेशा मुस्कुराने वाले मिस्टर प्रकाश ने गार्डों को देखा। ध्रुव के क्रोध को नजरअंदाज करते हुए उसने कुछ सरल शब्द फेंके, इसे बाहर घसीटो। यस, सर, अनया जोर से हंसी जब उसने ध्रुव को अपने सामने के दरवाजे से घसीटते हुए देखा। उसके लात मारने और खींचने के बावजूद उसकी ताकत गार्डों की तुलना में कुछ भी नहीं थी। देखने के लिए क्या अच्छा दृश्य है। मिस्टर प्रकाश, प्लीज अंदर आइए। जैसे ही ध्रुव को गार्डों द्वारा घसीट कर ले जाया गया, अनया ने दरवाजा खोला और मिस्टर प्रकाश को अंदर आमंत्रित किया। उस कचरे जैसे आदमी के अपमानजनक निकास को देखकर उसके चेहरे पर छाई खुशी ने पिछली चिंता की जगह ले ली थी। गुड मॉर्निंग, मिस मल्होत्रा, मिस्टर प्रकाश ने अनया को देखकर अभिवादन किया। उनकी आंखें उस लाल बालों वाले आदमी पर गईं जो महिला के पास खड़ा था। क्या ये सज्जन आपके हस्बैंड हैं? मिस्टर प्रकाश ने देखा था कि अनया ने फोन कॉल के दौरान अपने हस्बैंड का जिक्र किया था। उन्होंने पहले युवा महिला के आवासीय रिकॉर्ड की संक्षिप्त जांच करते समय एक नया नाम पाया था। हाँ, यह मेरे हस्बैंड हैं। अनया ने धीरे से सिर हिलाया, कबीर की ओर इशारा करते हुए। कबीर राठौर, हमने अभी अभी शादी की है। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कबीर ने हल्की हंसी छोड़ी। उसने हाथ बढ़ाया, मिस्टर प्रकाश से हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए। हेलो, मिस्टर प्रकाश, अभी अभी आपकी त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद। आपने हमारी सहायता की। हेलो, मिस्टर राठौर, मुझे खुशी है कि हमने बिना ज्यादा परेशानी के इस गड़बड़ी को सुलझा लिया। दोनों पुरुषों ने हाथ मिलाया, फिर अनया ने उन्हें अपार्टमेंट के अंदर आने की याद दिलाई। मिस्टर प्रकाश जल्दी से महिला के पीछे चले गए जबकि कबीर ने दरवाजा बंद कर दिया। अपने जूते उतारकर मिस्टर प्रकाश ने प्रवेश द्वार पर रखे घर के चप्पल पहने। अनया ने उनकी ओर इशारा किया। उस अधेड़ उम्र के आदमी को लिविंग रूम में बैठने के लिए कहा। कबीर किचन में गया, मिस्टर प्रकाश के लिए कम से कम एक कप चाय लाने का इरादा रखते हुए। उसका लंबा शरीर किचन और हॉलवे को अलग करने वाली दीवार के पीछे तेजी से गायब हो गया। एक्सक्यूज मी, मिस्टर प्रकाश ने एक हाथ उठाया, थोड़ा हिचकिचाते हुए। अब मैं आपको कैसे संबोधित करूं? अनया हंसी, समझ गई कि मिस्टर प्रकाश ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। वो बस विनम्र हो रहे थे। आप मुझे मिसेज राठौर कह सकते हैं। ये सबसे अच्छा होगा अगर उसे पते के इस बदलाव की आदत हो जाए। साथ ही जब भी उसके माता पिता दूसरे लोगों को उसे इस नाम से बुलाते हुए सुनेंगे तो वे चिढ़ जाएंगे। जी, मिसेज राठौर। अनया लिविंग रूम में बैठी रही। उसने ध्रुव से संबंधित मुद्दा उठाया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस तरह का मामला दोबारा नहीं होगा। वह आदमी ध्रुव सिंघानिया है। वह मेरा एक्स है। ये पहली बार है जब वह मुझसे मिलने यहाँ आया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी होगा। क्या मैं आपसे ये जांचने के लिए कह सकती हूँ कि वह इस बिल्डिंग में कैसे घुसा?
जैसा कि पहले कहा, हमारा ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है क्योंकि उसने कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और मेरे हस्बैंड और मुझे पहले भी बदनाम किया है। अनया अपने व्यक्तिगत मामलों को सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने ध्रुव को अपना और कबीर का नाम खराब करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। मिस्टर प्रकाश, अपार्टमेंट मैनेजर को बताना अभी भी स्वीकार्य था। हमें बहुत खेद है, मिसेज राठौर, मिस्टर प्रकाश ने कहा, यहाँ तक कि अनया के सामने थोड़ा सिर झुकाते हुए। हम इस मुद्दे की पूरी तरह से जांच करेंगे। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ फिर से हो जिसमें अन्य निवासी भी शामिल हों। मिस्टर प्रकाश वास्तव में भयभीत थे जब उन्हें पता चला कि कोई लुमिना स्प्रिंग की सिक्योरिटी को पार कर गया है। यह मामला बुरी तरह से समाप्त हो सकता था अगर घुसपैठिए ने निवासियों के खिलाफ कोई गंभीर अपराध किया होता। मुझे पता है आप इस तरह की कार्रवाई के पीछे के खतरे को समझते हैं, मिस्टर प्रकाश। अनया ने अपनी आवाज नरम की। ये देखकर राहत मिली कि मिस्टर प्रकाश भी उसके जैसी ही भावनाएं साझा कर रहे थे। मिस्टर प्रकाश ने बार बार सिर हिलाया, स्थिति से अभी भी मन ही मन घबराए हुए। हाँ हाँ, मैं आपको एक संतोषजनक समाधान देने का सुनिश्चित करूंगा। कबीर एक छोटी ट्रे में एक चाय का कप लेकर लौटा। अनया और मिस्टर प्रकाश के बीच की बातचीत उसके कानों तक पहुंची। किसी को नहीं पता था कि उसका दिल ये सुनकर कुछ कलाबाजियां कर गया था कि वह मिसेज राठौर के रूप में संबोधित होना चाहती है। एक हल्की गुलाबी रंगत ने कबीर के गालों पर रंग भर दिया, जिसमें उसके कानों के सिरे भी शामिल थे। उसने चुपचाप खुद को एक ऐसे लड़के की तरह सोचने के लिए डांटा जिसका क्रश उसकी भावनाओं का जवाब दे रहा हो। खांसी। प्लीज जाने से पहले थोड़ी चाय पी लीजिए, मिस्टर प्रकाश, कबीर ने कहा। थोड़ा नीचे झुकते हुए उसने कप को कॉफी टेबल पर रखा, ठीक मिस्टर प्रकाश के सामने। मिस्टर प्रकाश हल्के से मुस्कुराए, धन्यवाद, मिस्टर राठौर। कबीर ने ट्रे को अनया द्वारा कब्जा की गई 2 सीटर सोफे के पास साइड टेबल पर रख दिया। उसके बगल में बैठकर उसकी पन्ना जैसी आंखें महिला पर टिकी थीं। इससे पहले कि उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान उकेरी गई, उसने उसकी मुस्कान का जवाब अपनी मुस्कान से दिया। मिस्टर प्रकाश चुपचाप चाय पीते हुए अनया और कबीर को देखते रहे। उन्हें याद था कि वह इस अपार्टमेंट में कुछ समय के लिए रहती थी, फिर बाहर चली गई। खाली छोड़े जाने के बावजूद उसने यूनिट को किराए पर देने से इनकार कर दिया। अपार्टमेंट मैनेजर ने याद किया कि अनया ने अभी अभी अपार्टमेंट में फिर से रहना शुरू किया था। उसने 1 हफ्ते से भी कम समय पहले इस बिल्डिंग में मूवर्स को एक्सेस देने के लिए आवश्यक अनुमति मांगी थी। शायद वह अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए यहाँ लौटी है। वे कितने अच्छे और सुंदर जोड़े लगते हैं। मिस्टर प्रकाश खुद को निवासियों के व्यक्तिगत जीवन से परेशान नहीं करते जब तक कि वे समुदाय की शांति को भंग न करें। उन्होंने ये भी सराहा कि सिंघानिया उपनाम वाले उस आदमी से निपटने के दौरान नवविवाहित कितने शांत थे। अपार्टमेंट छोड़ने से पहले एक बार फिर मिस्टर प्रकाश ने अनया से वादा किया कि वह जांच करेंगे कि ध्रुव ने बिल्डिंग में प्रवेश कैसे प्राप्त किया। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें एक अच्छा वीकेंड की शुभकामना दी। मिस्टर प्रकाश को विदा करने के बाद अनया और कबीर डाइनिंग टेबल पर लौट आए। उसने उस योगर्ट का एक स्कूप लिया जिसे उसे ध्रुव के अचानक आगमन के कारण एक पल के लिए छोड़ना पड़ा था। मामला सरल हो सकता है, लेकिन मुझे बस उम्मीद है कि मैनेजमेंट सिक्योरिटी के साथ और अधिक सतर्क रहेगा। ये बुरी तरह से समाप्त हो सकता है। कबीर ने सिर हिलाया, अनया से सहमत। उसने लोगों के बारे में पर्याप्त सुना और पढ़ा था, विशेष रूप से पुरुषों के। जब ब्रेकअप गलत हो जाता है तो वे अपने एक्स का पीछा करते हैं और उन्हें धमकी देते हैं, और ज्यादातर औरतें कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचतीं। कबीर को थोड़ी सिहरन महसूस हुए बिना नहीं रह सका। उसे वह दिन याद आया जब वह अस्पताल में अनया से मिलने गया था। ध्रुव को अनया पर हमला करने की कोशिश करते देखना कबीर को उग्र करने के लिए काफी था। सौभाग्य से उसके पास खुद को कुछ ऐसा करने से रोकने के लिए अधिक धैर्य था जो उसे बर्बाद कर देता। अपने होंठ खोलकर कबीर ने अनया को देखे बिना कहा, वह अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा क्या? अनया ने पलकें झपकाईं, ये सोचते हुए कि कबीर के असाधारण रूप से धीमे स्वर में कुछ गड़बड़ है। वह उसके द्वारा बोले गए शब्दों को लगभग पकड़ नहीं पाए। कबीर ने अपनी ठुड्डी उठाई, अपने भीतर उबलते गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए, जो ध्रुव के प्रति निर्देशित था। उसके बारे में चिंता मत करो, अनु। कबीर ने अपनी आवाज नरम की और दोहराया, वो अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। तुम्हें नुकसान पहुंचाना, वह पहले नरक में गिरेगा। नाश्ते के बाद अनया ने बर्तन धोने पर जोर दिया, इसके बावजूद कि कबीर कह रहा था कि वह उन्हें संभाल सकता है। उनका आदान प्रदान कुछ मिनटों तक चला, फिर उसने उसे तीखी नजरों से देखा और घोषणा की, तुमने खाना बनाया है तो मैं बर्तन धोऊंगी। अगर तुम अभी भी सहायता करना चाहते हो तो बस टेबल पहुंच दो। कबीर ने एक लाचार हंसी छोड़ी, ये जानते हुए कि उसे इस सरल मुद्दे को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अनया ने एक चुलबुली अंतिम निर्णय के साथ बात की थी। एक बार सिर हिलाते हुए कबीर अंत में मान गया, ओके, मैं टेबल साफ कर दूंगा। ग्रेट।
अनया ने डाइनिंग रूम से कुछ ही कदम दूर लिए थे कि कबीर की भारी आवाज़ पीछे से गूंजी। मैं तुम्हारे गृहपति के रूप में बेकार महसूस कर रहा हूँ, क्या करूँ? हंसी में फूट पड़ते हुए अनया ने अपने कंधे के पीछे देखा, कबीर को देखते हुए जिसने कंधे उचकाने का नाटक किया। उस लाल बालों वाले आदमी के होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। स्वादिष्ट भोजन बनाते रहो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अनया ने एक बार आंख मारी और फिर गंदे बर्तनों की ट्रे के साथ किचन की ओर भागी। उसके होठों से हंसी निकल गई जब उसने कबीर को वादा करते हुए सुना कि वह ऐसा करेगा। बाकी दिन अनया ने कबीर को उसका होम ऑफिस स्थापित करने में सहायता की। उसने उसे जाकर आलस करने के लिए कहा क्योंकि यह वीकेंड था, लेकिन उसने सहायता करने पर जोर दिया। अनया और कबीर ने एक एक करके बाकी बक्सों को खोला और फिर सामानों को अनपैक किया। उन्होंने बड़े वर्क डेस्क पर मॉनिटर और उसके बाकी गैजेट्स को असेंबल करके शुरुआत की। चमकदार सूरज की रोशनी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, हवा में तैरते छोटे कणों को रोशन कर रही थी। शहर का साफ आसमान क्षितिज पर फैला हुआ था, जो एक और खूबसूरत गर्मी के दिन का प्रतीक था। अनया और कबीर कमरे में घूमते हुए बातें कर रहे थे, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे थे। उसने अंततः उसके काम के जीवन के बारे में एक प्रश्न उठाया। अगर मैं पूछ सकती हूँ तो तुम्हारा जॉब क्या है? तुम शुरू से ही विक्रांत इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम कर रहे हो, है ना? कबीर के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई जब उसने अनया की नीली आंखों में जिज्ञासा का भाव देखा। ये प्रश्न तब आया जब वे उसके द्वारा लाई गई किताबों को अनपैक करने के लिए फर्श पर बैठे थे। एक एनालिस्ट जैसा कुछ, और हाँ, मैंने विक्रांत इन्वेस्टमेंट्स के लिए 5 से 6 साल से अधिक समय तक काम किया है, ठीक तब जब विक्रांत ने उस समय भारत में अपना बेस रिलोकेट किया था। अनया को मुश्किल से याद था कि विशाल निवेश कंपनी मूल रूप से किसी दूसरे देश में स्थित थी। जयेश और देव अक्सर परिवार के डिनर के दौरान इसके बारे में बात करते थे। अगर अनया गलत नहीं थी तो चेयरमैन विक्रांत के दत्तक पुत्र ने लगभग 6 साल पहले बेस को भारत में स्थानांतरित कर दिया था। उस युवक की प्रतिभा और पृष्ठभूमि के बारे में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। निखिल विक्रांत। लोग सोचते थे कि चेयरमैन विक्रांत ने निखिल को कहाँ पाया और किस कारण से उस सम्मानित व्यक्ति ने उसे विक्रांत परिवार के किसी भी व्यक्ति के बजाय गोद लिया। चेयरमैन और उनकी पत्नी एक प्यार करने वाले जोड़े थे। दुर्भाग्य से दशकों की शादी के बाद भी उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद नहीं मिला। देव और रोहन के अलावा निखिल भी भारत के हाई सोसाइटी में पॉपुलर था। उसके प्रशंसकों के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, पुरुष हो या महिला, कि वह बैंक्वेट और अन्य सामाजिक समारोहों में शायद ही कभी दिखाई देता था। इसका मतलब है कि तुम अपने जॉब में बहुत अच्छे हो। अनया मुस्कुराई, अपने ही अनुमान पर चकित लग रही थी। मैंने सुना है कि वहाँ केवल सबसे प्रतिभाशाली लोग ही काम कर सकते हैं, तुम उनमें से एक हो। कबीर की पन्ना जैसी आंखें अनया के चेहरे पर टिकी रहीं। उसकी नीली आंखों में खुशी की रोशनी उसके दिल में समा गई, उसे गर्व से भर दिया। अनया ने बॉक्स से कुछ किताबें निकालते हुए बोलना जारी रखा। उसने उस प्यार भरे तरीके पर ध्यान नहीं दिया जिस तरह से कबीर उसे देख रहा था। मायरा कभी कभी तुम्हारे अच्छे ग्रेड के बारे में शेख ही बघारती थी। उसने कहा कि तुमने स्कूलों और यूनिवर्सिटी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विक्रांत ने निश्चित रूप से तुम में क्षमता देखी, इसलिए उन्होंने तुम्हें नौकरी पर रखा। जब भी अनया मायरा को कबीर की उपलब्धियों के बारे में कहानियां सुनाते हुए सुनती थी तो वह उसे बिल्कुल नहीं जानती थी, फिर भी वह गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सकी। कबीर भी उसी स्थिति में था जैसे वह थी। उन दोनों को उनके ही परिवारों ने तिरस्कृत किया था। ये सुनकर कि ऐसा व्यक्ति जीवन में कैसे फलता फूलता है, उसने अपनी सफलता की कल्पना की। एक बार भी अनया ने खुद को उस आदमी से शादी करने की कल्पना नहीं की थी जिसका नाम और जीवन की कहानी उसने इतने समय तक केवल मायरा से सुनी थी। यह वैसा ही था जैसे अनया ने कभी खुद से अपने परिवार के खिलाफ जाने और उक्त व्यक्ति के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में प्रवेश करने की उम्मीद नहीं की थी। केवल कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर न होने के बावजूद उनकी शादी तक ले जाने वाली घटनाओं का मोड़ मजाकिया और नाटकीय दोनों था। कबीर ने अपनी भौहें चदाईं और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसे ये जानकर खुशी हुई कि अनया उसके बारे में और जानने में दिलचस्पी रखती है। तुम मेरे बारे में बहुत ऊंचा सोचती हो, अनु, कबीर ने कहा। उसके गालों पर एक हल्की लाली आ गई। खैर, जैसा कि तुम पहले से ही जानती हो, मुझे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कबीर के शब्दों ने अनया को मायरा की एक और कहानी की याद दिला दी। जब बाद वाली की मां चाहती थी कि वह उसकी कुछ संपत्तियों का वारिस बने तो कबीर ने सख्ती से इनकार कर दिया। कभी मेरी मॉम से कुछ नहीं चाहता। उसने कहा कि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। खैर, अब वो उनकी देखभाल करना चाहता है। कबीर फेलिसिया के बिना शर्त प्यार और समर्थन के लिए बेहद आभारी था जब उसे अपने पिता और भाई बहनों से कुछ नहीं मिला। मायरा की मां की करुणा के बिना उसे विश्वास था कि वह आज जहां है वहां नहीं पहुंच पाता। अनया ने एक नर्म आह भरी। अपना सिर झुकाते हुए उसने बहुत ही नर्म आवाज में कहा। उसकी नीली आंखों में प्रशंसा की चमक थी। इसीलिए तुम प्रशंसनीय हो, कभी।
तुमने मिले अवसरों का अधिकतम उपयोग किया, तुम अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण केवल आत्मदया में नहीं डूबे। कबीर ने पलकें झपकाईं, महसूस किया कि उसका दिल एक पल के लिए रुक गया और फिर उसकी छाती के खिलाफ तेजी से धड़कने लगा। अनया का हर शब्द उसके दिल तक पहुंचा, जिससे वो उन्मत्त रूप से धड़कने लगा। अनजाने में किताबों पर अपने हाथ भींचते हुए कबीर ने चुपचाप खुद को शांत करने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपने गालों से निकलती गर्मी को महसूस किया, उसने उम्मीद की कि वे उसके बालों की तरह लाल नहीं दिखेंगे। मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है, कबीर ने एक छोटी सी चुप्पी के बाद कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम मेरे बारे में यही सोचती हो, अनु। अनया ने पलकें झपकाईं। केवल कबीर के गालों पर हल्की लाली का एहसास हुआ। उसकी मुस्कान में एक शर्मिंदगी का संकेत था, कुछ ऐसा जो उसने उसके सामान्य आरामदेह और आत्मविश्वासी स्वभाव से नहीं देखा था। किसी तरह उसके मन में क्यूट शब्द आया। कबीर का नया होम ऑफिस दोपहर के लगभग 1 बजे आखिरकार ठीक से स्थापित हो गया। अनपैकिंग और व्यवस्था के बाद जगह ने एक आकर्षक और आधुनिक रूप ले लिया। विशाल डेस्क, किताबों और कबीर के कुछ अन्य उपकरणों के अलावा कमरे में अन्य वस्तुएं भी रखी गई थीं। सेज ग्रीन रंग की 2 आलीशान कुर्सियां एक कोने में रखी गई थीं, जिनके बीच में एक सफ़ेद मेज खड़ी थी। सूरज की रोशनी सफ़ेद जालीदार पर्दे से छनकर आ रही थी, जिससे ऑफिस रोशन हो रहा था। अनया को उम्मीद थी कि कबीर इस कमरे को उस जगह के रूप में मानेगा जहां वह आराम कर सकता है, जिसमें उनकी शादी की अवधि के दौरान बेडरूम भी शामिल है। तुम लंच में क्या चाहते हो, कुछ हल्का या भारी? कबीर ने पूछा, पहले से ही उन व्यंजनों की कल्पना करते हुए जो वो लंच के लिए बना सकता था। लंच के लिए टेकआउट, क्या ये ठीक है? हम दोनों थके हुए हैं, चलो बस डिलीवरी का इंतजार करते हुए आराम करते हैं। ओह, तुम क्या खाना चाहते हो? अनया और कबीर अभी अभी होम ऑफिस से बाहर निकले थे जब उसने टेकआउट ऑर्डर करने का सुझाव दिया। उसकी प्रतिक्रिया पर उसे हंसी आ गई। आयुष, तुम नहीं चाहती कि मैं खाना बनाऊं? मैं कुछ जल्दी बना सकता हूं? कबीर ने पूछा, जबकि उसने अपने बालों को पोनीटेल में बांधने वाली टाई को हटाया। अपनी उंगलियों को अपने बालों में फेरते हुए लाल लंटें उसके कंधों के नीचे बेतरतीब ढंग से लटक रही थीं। अनया ने कबीर के बालों को देखा, चुपचाप सोचते हुए कि सूरज की रोशनी में किस्में कितनी चमकदार थीं। किसी तरह उसके बाल उसके बालों से बेहतर लग रहे थे। क्या उसे जल्द ही हेयर सैलून में जाकर खुद को पैम्पर करना चाहिए? खांसी। अपना सिर हिलाते हुए अनया ने एक बार फिर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। रियली नहीं, तुम कल का लंच बना सकते हो, मैं इसका इंतजार करूंगी। तो मुझे हमारा लंच ऑर्डर करने दो। कबीर ने अपनी पैंट की जेब से फ़ोन निकाला। मैं ना को जवाब के रूप में नहीं लूंगा, है ना? हे ओके। नवविवाहितों ने कुछ चीनी भोजन का ऑर्डर दिया। जैसे नाश्ते के समय उन्होंने भोजन पर बातचीत की। सौभाग्य से इस बार कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आज सुबह ध्रुव द्वारा की गई छोटी सी अराजकता ने अब अनया को परेशान नहीं किया। उसने उसका नंबर अपनी ब्लॉक लिस्ट में भी डाल दिया था। अगर उसने उस तक पहुंचने के लिए अज्ञात नंबरों का इस्तेमाल किया, सभी को स्क्रीन और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हमें कैफ़े कब जाना चाहिए? अनया ने अपनी आइस टी का एक घूंट लेने के बाद पूछा। 6:30। कबीर ने सिर हिलाया, आसानी से अनया से सहमत होते हुए। ये काफ़ी ठीक है, हम डिनर से ठीक पहले पहुंच जाएंगे। अनया को मायरा से एक टेक्स्ट मिला, जिसमें उसे आज रात द जेंटलमैन लाउंज में होने वाली सेलिब्रेटरी पार्टी की याद दिलाई गई। उसने अभी भी अपना फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखा था। अनया ने ईशानी, सुनैना और आरव से मिले दर्जनों से लेकर 100 से अधिक गुस्से भरे मैसेज और वॉइसमेल से खुद को परेशान नहीं किया। वे अभी भी डिनर के दौरान जो हुआ उससे बहुत परेशान थे। जयेश चुप था, जबकि चेयरमैन ओबरॉय, देव और राजवीर सहित ने अनया को अराजक डिनर के बाद के परिणामों के बारे में चिंता न करने के लिए कहा। अनया ने अपने नाना जी को फ़ोन करके उनका हालचाल पूछा। जहां तक देव और राजवीर का सवाल है, उसने केवल एक त्वरित धन्यवाद मैसेज भेजा। अपने पहले और तीसरे भाइयों के साथ अभी भी असहज महसूस करने के बावजूद अनया इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उन्होंने कल रात उसका बचाव करने के लिए कदम उठाया था। पिछले दशक में उनके व्यवहार के विपरीत अनया ने तेजी से उस विचार को बंद कर दिया। भले ही उसने देखा कि देव और राजवीर पिछले 1 साल में उसके साथ बेहतर व्यवहार करने लगे थे, फिर भी वह उनसे संपर्क करने में झिझक रही थी। डाइनिंग टेबल पर आइस टी नीचे रखते हुए अनया ने कहा, मुझे लगता है कि यह सिर्फ हम, मायरा और उसका स्टाफ होगा। मेरे दोस्त हैं, लेकिन वे ज़्यादातर अभी भी उस गांव में रहते हैं जहां से मैं आई हूं। अनया कभी कभी अपने दोस्तों और पड़ोसियों से संपर्क में रहती थी, जिस गांव में वो स्वर्गीय मिसेज शर्मा के साथ रहती थी। उन्होंने ईमानदारी से उसकी और उसकी नानी की देखभाल की जब वे गरीबी में रहते थे। इस प्रकार अनया ने उनके सभी अच्छे कामों के लिए उन्हें चुकाया। वह चाहती थी कि छोटा सा गांव मूनविले और अधिक समृद्ध हो। कबीर ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी जब अनया ने मूनविले का जिक्र किया। अपने चेहरे पर कुछ भी गलत दिखाए बिना उसने पूछा, तुमने यहाँ जो दोस्त बनाए उनका क्या?
क्या मायरा तुम्हारी इकलौती दोस्त है? मायरा अक्सर कबीर से अनया के बारे में बात करती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता था। ऐसा करने का मौका पाकर उसने अपनी खुद की पूछताछ की। जयेश और सुनैना ने अनया को मल्होत्रा परिवार में लौटने पर ईशानी के समान ही प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाया। दुर्भाग्य से उस जगह की उसकी बहुत अच्छी यादें नहीं थीं। अधिकांश छात्र ईशानी को पसंद करते थे, इसलिए वे अनया से दूर रहते थे। उनमें से कुछ, उदाहरण के लिए घमंडी अमृता, उसे नीचा देखती थी और उसे देहाती कहती थी। अनया ने अपना सिर ऊपर उठाया, अपने प्राइवेट स्कूल के दिनों को याद करते हुए फिर अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में चली गई। हाई स्कूल में मेरे कोई दोस्त नहीं थे, यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा नहीं। ओह, क्या मायरा ने तुम्हें बताया कि हम अपने एक लेक्चर के दौरान मिले थे? कबीर के होठों के बीच से एक हंसी निकल गई। एक बार सिर हिलाते हुए उसने कहा, हाँ, उसने तुम्हें अपना उद्धारकर्ता कहा। अनया साथ में हंसी। उस दिन की याद अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। हाई सोसाइटी में सक्रिय न होने के बावजूद वर्तमान में चल रही अफवाहें अभी भी अनया तक पहुंचती थीं। उसने अपना नया सेमेस्टर शुरू करने से पहले ही राठौर परिवार की उत्तराधिकारिणी की वापसी के बारे में सुना था। मायरा ने अनया के समान ही भाषा पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। किसी तरह उन्होंने खुद को एक क्लास के दौरान एक साथ बैठे पाया। उस दिन अनया ने देखा कि मायरा कितनी असहज थी। लेक्चर हॉल ज़्यादातर खाली था क्योंकि छात्र और लेक्चरर नहीं आए थे। पता चला कि उसका पीरियड अचानक शुरू हो गया और ये पहनो और ये लो, टॉयलेट जाओ, मैं तुम्हारी सीट संभाल लूंगी। अनया ने अपनी कार्डिगन मायरा की कमर के चारों ओर बांध दी और फिर चुपके से उसे एक पैर दिया। महिला को भगाने के बाद उसने प्लास्टिक की कुर्सी पर लगे छोटे से दाग को साफ किया। धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊंगी। प्लीज़, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? जब मायरा लौटी तो उसने अनया का बहुत धन्यवाद किया। बाद वाली ने शरारत से मायरा को उसके लिए आइस चॉकलेट खरीदने के लिए कहा। लड़कियां क्लास के बाद एक कैफ़े में गईं। उस दिन ने उनकी दोस्ती की शुरुआत को चिन्हित किया। दोनों लड़कियां धीरे धीरे करीब आती गई जब तक कि कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर सका, यहाँ तक कि मल्होत्रा और राठौर परिवार के बीच की दुश्मनी भी नहीं। खैर, मेरे यूनिवर्सिटी में कुछ दोस्त हैं, अनया ने एक मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं उनके कभी करीब नहीं रही। मायरा मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है। कबीर ने बस सिर हिलाया। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या ये सब भाग्य के कारण था जो उन्हें जोड़ रहा था। अगर मायरा न होती तो कबीर को संदेह था कि वह कभी अनया को फिर से ढूंढ पाएगा। लेकिन वह कहानी किसी और समय के लिए थी। शादी की बधाई, अनु और कबीर। वूहू! मायरा की खुशी भरी एक्सक्लेमेशन के तुरंत बाद तपन की जोर से जय जयकार हुई। अनया और कबीर हंस पड़े जबकि निखिल ने उनके साथ ताली बजाई। उनकी हंसी और तालियों की गूंज ने द जेंटलमैन लाउंज के सावधानीपूर्वक सजाए गए प्राइवेट रूम को और भी रोशन कर दिया। छोटा समूह अनया और कबीर की शादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था। मायरा और उसके स्टाफ ने यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश की कि आज की रात अनया और कबीर दोनों के लिए यादगार हो। पूर्व नई दुल्हन के पसंदीदा फूलों को शामिल करना नहीं भूली। नवविवाहित जोड़े महिला और उसकी टीम का पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकते थे। वे मायरा और उसकी टीम द्वारा इस सेलिब्रेटरी बैंक्वेट के लिए किए गए प्रयास से बहुत प्रभावित हुए। अनया ने जोशुआ को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद भी दिया। वह स्टाफ था जिसने मायरा को फ़ोन किया था जब उसने उसे पहले एक्सीडेंट की शिकार के रूप में पहचाना था। धन्यवाद मायरा, ये शानदार है। हाँ, धन्यवाद मायरा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अनया और कबीर ने बारी बारी से मायरा को गले लगाया, अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड महिला ने अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने कजिन के आलिंगन का जवाब दिया। हे, तुम दोनों स्टार हो। मैं तुम दोनों के लिए कंजूसी नहीं करूंगी। जल्दी करो, अपने सिंहासन पर बैठो। मायरा की टिप्पणी पर सभी हंस पड़े, जिसमें आमतौर पर शांत रहने वाला निखिल भी शामिल था। वे सभी आज रात की पार्टी के मूड में थे। कबीर और अनया सोने के रंग की नक्काशीदार शाही कुर्सी पर अगल बगल बैठे, जो बरगंडी कुशन से पूरी थी। जैसे ही वे बैठ गए, निखिल ने नवविवाहितों के लिए कुछ शैंपेन डाली। कबीर यहाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, निखिल ने अनया को एक गिलास सौंपते हुए कहा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वह एक अच्छा हस्बैंड साबित होगा, मिस अनया। कबीर के होठों के बीच से लाचार हंसी निकल गई। उसने निखिल की ओर एक नज़र डाली, केवल उस काले बालों वाले आदमी से एक जानने वाली मुस्कान प्राप्त करने के लिए। बड़ा आदमी ऐसे बोल रहा था जैसे वे एक सच्ची शादी में बंधे हों, न कि एक कॉन्ट्रैक्ट वाली। अनया ने लंबा और पतला गिलास लिया, निखिल को सिर हिलाते हुए। मुझे ऐसा ही विश्वास है, मिस्टर निखिल। खैर, उसने मुझसे एक अच्छा गृहपति होने का वादा किया है, इसलिए मैं पहले से ही संतुष्ट हूँ। उसने मेरे पेट के रास्ते से मेरा दिल जीत लिया।
अनया की शरारती टिप्पणियों पर मायरा और तपन से हंसी छूट गई, जबकि निखिल बस मुस्कुराया। कबीर ने श्यामला की ओर देखा, उसकी पन्ना जैसी आंखें धीरे से चमक उठीं। अगर उनका रिश्ता बेहतर होता तो वह निश्चित रूप से कम उसका हाथ निचोड़ता। खाने का समय, शुरू हो जाओ सब लोग। अनया और कबीर के शैंपेन के कुछ घूंट लेने के बाद मायरा ने जोर से घोषणा की। एक छोटी पार्टी होने के बावजूद माहौल में खुशी एक भव्य पार्टी को टक्कर दे रही थी। समूह ने मायरा की कुशल शेफ की टीम द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। उनकी जीवंत बातचीत साउंड सिस्टम द्वारा बजाई गई कोमल धुनों के साथ मिश्रित हो गई। यह उत्सव अंतरंग था, फिर भी अनया और कबीर दोनों के लिए संतोषजनक था। अपने प्रियजनों के साथ होना एक भव्य रिसेप्शन होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जिसमें आशीर्वाद की कमी हो। व्यंजनों का स्वाद लेते हुए कभी कभी अनया कबीर और निखिल पर नजर डालती। वह चौंक गई थी जब लाल बालों वाले आदमी ने पहले उसे काले सूट में उस आदमी से मिलवाया था। अनु, यह निखिल है, लंदन से मेरा बेस्ट फ्रेंड। खैर, तुम कह सकती हो कि वह मेरा बॉस भी है। अनया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विक्रांत इन्वेस्टमेंट्स का प्रसिद्ध सीईओ कबीर का बेस्ट फ्रेंड होगा। सौभाग्य से अनया अपने आश्चर्य को नियंत्रित करने में कामयाब रही। उसने निखिल से हाथ मिलाया और अपना परिचय दिया। मायरा ने कभी भी उनके दोस्त होने के बारे में कुछ नहीं बताया, शायद वे इसे छिपाना चाहते हैं। खैर, मैं शर्त लगाती हूँ कि राठौर और बाकी सभी लोग ये जानकर चौंक जाएंगे। यह विचार अनया के मन में आया जब उसने मैरिनेट किए हुए बीफ का एक छोटा टुकड़ा चबाया। रसदार और कोमल स्टेक को कबीर ने पहले ही उसकी सुविधा के लिए काट दिया था। अनया के अवलोकन से निखिल एक आरक्षित प्रकार का लग रहा था, जबकि कबीर काफी बातूनी था। फिर भी जो कोई भी उन्हें देखता वह नोटिस करता कि वे एक दूसरे के साथ कितने सहज थे। हाँ, ये जानते हुए कि राठौर परिवार भी मल्होत्रा परिवार की तरह ही विश्वासघाती था, अनया निश्चितता के साथ कह सकती थी कि जब उन्हें पता चलेगा कि कबीर निखिल के साथ घनिष्ठ मित्रता में है तो उन्हें कितना पछतावा होगा। ऐसा दिन अंततः आएगा, है ना? क्या वह इसे देख पाएगी? बहुत संभव है, ऐसा दिन जल्द ही आएगा। आखिरकार रोहन ने निखिल को अपनी और ईशानी की शादी में आमंत्रित किया, जिसके लिए बड़े आदमी ने सहमति व्यक्त की। कबीर ने इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया था, लेकिन अनया सोच रही थी कि क्या दोनों पुरुष वहां अपनी अच्छी दोस्ती दिखाएंगे। सिर्फ शैंपेन मत पियो। एक शैतानी रूप से सुंदर लाल बालों वाले आदमी की आकर्षक भारी आवाज ने दिवास्वप्न देखने वाली महिला को उसकी तंद्रा से बाहर निकाला। पलकें झपकाते हुए अनया को अभी अभी एहसास हुआ कि कबीर ने उसके खाली शैंपेन गिलास के बगल में मिनरल वाटर का एक गिलास रखा है। उसने अपनी तर्जनी से मेज पर हल्के से थपथपाया। क्यों, क्या तुम्हें डर है कि मैं बहुत नशे में हो जाऊंगी? अनया हंसी, ये स्वीकार करते हुए कि उसे शराब से थोड़ा नशा महसूस हो रहा था। क्या तुम कल मेरे लिए हैंगओवर सूप नहीं बनाओगे? कबीर ने गहरी हंसी छोड़ी। उसकी आवाज़ सुखदायक धुनों के नीचे एक धीमी बड़बड़ाहट थी। उसकी पन्ना जैसी आंखें साफ थीं जब वे अनया की धुंधली नीली आंखों से टकराईं। क्या तुम हल्के में नहीं लेती? सिरदर्द के साथ जागना अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी तरह मैं कल तुम्हारे लिए कुछ हैंगओवर सूप तैयार करूंगा। ओह, तो क्या मुझे और नहीं पीना चाहिए? खुद पर हंसते हुए अनया ने मिनरल वाटर के गिलास के लिए हाथ बढ़ाया। हमेशा की तरह वह कबीर की आंखों में प्यार भरे भाव को देखने से चूक गई, क्योंकि वह उसे घूरता रहा। उसी समय नवविवाहित जोड़े इस बात से अनजान थे कि अन्य 3 जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं। मायरा और तपन ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान का आदान प्रदान किया, जबकि निखिल ने अपनी भौहें चढ़ाईं। स्थिति से प्रसन्न लग रहा था। ये देखकर कि नवविवाहित जोड़े अपनी शादी की असली प्रकृति के बावजूद अच्छे संबंधों पर थे, उनके मन को शांत करने में सहायता मिली। डिनर करने के बाद उन्होंने बोर्ड गेम खेले और 10 बजे तक हल्के स्नैक्स और ड्रिंक्स पर बातचीत की। क्योंकि अनया और कबीर दोनों ने पी थी, मायरा ने अपने एक स्टाफ को उन्हें लूमिना स्प्रिंग वापस छोड़ने का निर्देश दिया। फिर मिलेंगे मायरा, आज रात के लिए धन्यवाद। कभी भी यहाँ आओ, कभी को साथ ले आना। अनया और मायरा ने एक और गले लगाया जब बाद वाली ने नवविवाहितों को प्रवेश द्वार तक विदा किया। निखिल और तपन अभी अभी निकले थे, जल्द ही फिर से मिलने का वादा करते हुए। कबीर दोनों महिलाओं को देखकर मुस्कुराया, अपनी पैंट की जेब में एक हाथ डालकर खड़ा। ठंडी रात की हवा ने उसके बचे हुए नशे को कम करने में सहायता की। उसकी लाल लंटें हवा में लहरा रही थीं। हम कभी कभी मुफ्त भोजन के लिए आएंगे। कबीर ने मायरा की पीठ थपथपाई। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान लटक रही थी। हम आपकी उदारता पर निर्भर रहेंगे, मिस मायरा। कभी किसी के अचानक कबीर को पुकारने की गूंज ने तीनों का ध्यान खींचा। अनया ने एक दिशा में देखा। एक अपरिचित आदमी उसकी भ्रमित आंखों में प्रतिबिंबित हुआ। उसकी उम्र के आसपास का एक युवक सड़क के किनारे खड़ी एक सेडान से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। आगे बढ़ते हुए उसका चेहरा गंभीर था। कौन? अनया ने खुद को रोक लिया जब उसे एहसास हुआ कि कबीर और मायरा दोनों के साथ कुछ गड़बड़ है। उनके आसपास की पिछली खुश हवा एक ठंडी हवा में बदल गई।
कबीर और मायरा के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उनके चेहरे काले पड़ गए। क्या गलत था? अनया ने कबीर से मायरा की ओर देखा, फिर उसकी आंखें अजनबी पर टिक गईं। अब जाकर उसने उसके बारे में कुछ परिचित देखा। वह, तुम्हें यहाँ देखने का ये सम्मान मुझे किस कारण से मिला, विवेक? कबीर के शब्द ठंडक से भरे हुए उस लाल बालों वाले आदमी पर फेंके गए। बाद वाले की पन्ना जैसी आंखें कबीर पर तीखी नजरों से देख रही थीं। क्यों? क्या मैं अपने बड़े भाई से मिलने नहीं आ सकता, है ना? विवेक राठौर, भले ही उसे अभी तक उससे मिलने का मौका नहीं मिला था, अनया को विश्वास था कि यह युवक विवेक था। वह माधव राठौर का दूसरा बेटा और राठौर विरासत का वर्तमान उत्तराधिकारी था। वह जिसे कबीर से पद छीनने के बाद वारिस नामित किया गया था। विवेक हाई सोसाइटी में काफी पॉपुलर था, लेकिन निखिल, देव और रोहन जितना प्रसिद्ध नहीं था। वे काफी समान दिखते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यह विचार अनया के मन में आया जब उसने चुपचाप उस आदमी के रूप को देखा। विवेक के पास कबीर की तरह ही लाल बाल और पन्ना जैसी आंखों की एक जोड़ी थी, लेकिन उनकी शारीरिक विशेषताओं की समानता वहीं समाप्त हो गई। कबीर के लुक्स में एक खुरदुरा आकर्षण था क्योंकि उसके चेहरे पर मजबूत कोणीय रेखाएं उसके भाव में एक कठोर किनारे का संकेत देती थीं। उसके समग्र रूप में कच्ची मर्दांगी की भावना थी, जो एक सुंदर शैतानी रूप लिए हुए थी। विवेक के लुक्स अधिक परिष्कृत और पॉलिश थे। उसकी चिकनी और अधिक नाजुक विशेषताओं पर नर्म कोणों ने उसे एक परिष्कृत और कुलीन हवा दी। उसके समग्र रूप में लालित्य और अनुग्रह का अनुभव होता था। दोनों भाई लगभग एक ही ऊंचाई के थे। विवेक कबीर से थोड़ा छोटा था। उसके बाल एक स्लीक बैक शॉर्ट स्टाइल में रखे गए थे, जो उसके बड़े भाई के लंबे लहराते बालों के विपरीत था जो उसके सिग्नेचर बन में बंधे थे। वैसे भी वह यहाँ क्या कर रहा है? अनया ने अपनी आंखें विवेक से कबीर के साइड प्रोफाइल पर दौड़ाईं। भाइयों के बीच का तनाव स्पष्ट था। रात की हवा को अनकहे शब्दों और पुराने घावों से गाढ़ा कर रहा था। वर्तमान दबाव की ठंडक कुछ ही क्षण पहले के सेलिब्रेटरी एटमॉस्फेयर की गर्मी के विपरीत थी। मायरा का स्टाफ पहले से ही कबीर के ट्रक के अंदर था, उसे और अनया को लूमिना स्प्रिंग भेजने की प्रतीक्षा कर रहा था। युवक अजीब तरह से खिड़कियों से बाहर देख रहा था, अप्रत्याशित टकराव को देख रहा था। तुम यहाँ क्यों हो, विवेक? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ढूंढोगे। भाइयों के बीच की भारी चुप्पी अंततः कबीर ने तोड़ी। उसके शब्द एक तीखे किनारे के साथ बोले गए थे, जो उसकी भारी आवाज की सामान्य मधुरता के विपरीत था। कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी आंखों में हताशा और सतर्कता का मिश्रण चमक रहा था क्योंकि उनके बीच का अनसुलझा इतिहास उसकी शांत बाहरी सतह के नीचे उबल रहा था। विवेक आगे बढ़ा। कबीर के स्वर से अप्रभावित लग रहा था। कैफे के चारों ओर लटकी तेज रोशनी उस पर पड़ रही थी, जो उसके अटल चेहरे को स्पष्ट रूप से दिखा रही थी। मैंने सुना है कि मेरे बड़े भाई ने किसी से शादी कर ली है, विवेक ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी हो गई जब उसने अपनी नज़रें कबीर से अनया पर घुमाई। लगता है यह मेरी नई भाभी है। विवेक ने अपना दाहिना हाथ उठाया, हाथ मिलाकर अनया का अभिवादन करने का इरादा रखते हुए। तनाव में आकर अनया के माथे पर एक शिकन पड़ गई जब उसकी आंखें विवेक के हाथ मिलाने के प्रस्ताव पर टिकी रहीं। उसने यह नहीं छिपाया कि वह इस आदमी का पहली बार सामना करते हुए कितनी सतर्क थी। ओह, मेरी नई भाभी मुझसे सतर्क हैं, विवेक ने कहा जब अनया ने इस इशारे का जवाब देने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने अपना हाथ वापस ले लिया। कबीर विवेक की हरकत से नाखुश था। वो अनया के करीब चला गया, खुद को इस तरह से खड़ा कर लिया जैसे उसे अपने छोटे भाई से बचाना हो। क्या तुम हमें हमारी शादी के लिए बधाई देने आए हो? कबीर ने अपनी भौहें चदाईं। उसकी आवाज में अभी भी ठंडक थी। जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हम घर जा रहे हैं। विवेक ने अपना जबड़ा भींच लिया। कबीर के उसके प्रति स्पष्ट शत्रुता से चिढ़ गया। दशकों के बाद भी उनके आसपास के तनाव कभी कम नहीं हुए। मुझे कभी नहीं पता था कि तुम मल्होत्रा परिवार की एक महिला के साथ रिश्ते में हो। विवेक ने अनया को देखा, अपैरेंटमोंट उसे ऊपर से नीचे तक आंकते हुए। एक राठौर और एक मल्होत्रा के बीच एक मिलन, है ना? कबीर के अनया से शादी करने की खबर विवेक तक कल पहुंची। उसके कुछ दोस्तों ने इसका उल्लेख किया, ये कहते हुए कि उन्होंने सुना था कि नवविवाहित जोड़े मल्होत्रा परिवार द्वारा गुप्ता परिवार के लिए आयोजित एक डिनर में दिखाई दिए थे। आश्चर्यचकित विवेक ने जल्दी से खबर की प्रामाणिकता की जांच की, केवल ये पाया कि सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं था। कबीर राठौर और अनया मल्होत्रा वास्तव में एक कानूनी विवाहित जोड़े थे, यहाँ तक कि अदालत के रिकॉर्ड भी यही दिखाते थे। विवेक ने कबीर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने बड़े भाई को आखिरी ज्ञात पते पर नहीं मिला। फिर मायरा द्वारा नवविवाहितों के लिए एक पार्टी देने की खबर उस तक पहुंची, जिससे विवेक यहाँ दौड़कर आया। विवेक, चले जाओ, ये बयान कबीर के बजाय मायरा से आया। वह आगे बढ़ी, विवेक और नवविवाहितों के बीच खड़ी हो गई। उस युवक के प्रति उसकी चिढ़ उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मायरा ने विवेक के बाकी शब्दों को तेजी से काट दिया।
उसका दबा हुआ क्रोध उसकी तीखी आवाज में सुनाई दे रहा था। चले जाओ, अभी हमें छोड़कर चले जाओ। तुम यहाँ किसी अच्छे इरादे से नहीं आए हो, तो परेशान क्यों हो रहे हो? क्या तुमने इन सभी वर्षों में कभी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे वह पहले ही मर चुका हो? मायरा के बिना सोचे समझे शब्दों ने विवेक के दिल में एक तार छेड़ दिया। अपने होंठ भींचते हुए उसके माथे पर आक्रोश की रेखाएं पड़ गईं। जबकि मायरा और विवेक एक दूसरे को घूरने की लड़ाई में उलझे हुए थे, कबीर ने अपनी कजिन की पीठ थपथपाई। उम्मीद कर रहा था कि वह युवती के मन को शांत कर सकेगा। शांत हो जाओ मायरा, इसकी परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पहले घर जा रहे हैं। कबीर अपना समय विवेक पर बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसके बावजूद कि उसने अपने छोटे भाई को इतने लंबे समय तक नहीं देखा था। यहाँ और देर तक रुकने से इस कैफे पर अनावश्यक नजरें भी पड़ेंगी। हाँ, हम अब घर जाएंगे मायरा। अनया ने पहली बार बात की। मायरा को एक साइड हक देते हुए उसने अपनी दोस्त से फुसफुसाते हुए कहा कि वह कैफे के अंदर वापस चली जाए। मायरा ने अपने गुस्से को नियंत्रित किया, ये जानते हुए कि कबीर और अनया इस स्थिति से असहज थे। विवेक को हवा की तरह नज़रअंदाज करते हुए उसने नवविवाहितों को देखा। गुड नाइट, फिर मिलेंगे। कबीर और अनया ने मायरा को सिर हिलाया। अपनी एड़ी पर घूमते हुए पति और पत्नी नेवी ब्लू ट्रक की ओर बढ़े। विवेक की उपस्थिति को और स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि युवक भी ऐसा ही करेगा। तुम दोनों एक दूसरे को मुश्किल से जानते हो। तुमने शादी क्यों की? एक त्यागी हुई मल्होत्रा उत्तराधिकारिणी से, कम से कम। विवेक, युवक ने अपनी कजिन की धमकी भरी आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उसकी पन्ना जैसी आंखें अपने बड़े भाई की पीठ पर टिकी रहीं। बाद वाले को अपने रास्ते में रुकते देखकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। मैं जिससे भी शादी करूं, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। कबीर ने पीछे देखे बिना जवाब दिया। हमें परेशान मत करो। अनया भी चलने से रुक गई। उसकी चिंतित नजरें कबीर के साइड प्रोफाइल पर पड़ीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसका हाथ पकड़ा, उन्हें एक साथ जोड़ दिया। पलकें झपकाते हुए कबीर धीरे धीरे एक तरफ मुड़ा। अनया की आंखों में चिंता पाते हुए उसने अपने होंठ खोले। कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक बार फिर विवेक ने माहौल खराब कर दिया। क्या तुमने उससे हमारे पिता को और अधिक नाराज करने के लिए शादी की है? तुम उन संपत्तियों को भी पाना चाहते हो जो तुमसे वादा की गई थी जब तुम शादी कर लोगे, है ना? विवेक के आरोपों से कबीर का धैर्य जवाब दे रहा था। वह बस आगे बढ़ते रहना चाहता था और उसे अनदेखा करना चाहता था, पर अंत में वह आधा मुड़ ही गया। अनाया का हाथ अब भी कबीर के हाथ में था। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वह चुपचाप उसे विवेक को डांटते हुए देख रही थी। क्या तुम बहरे हो? मुझे परेशान करना बंद करो। हमें मिले हुए सालों बीत गए, अब क्यों परेशान कर रहे हो? कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी हरी आंखों की चमक उसके बालों की छाया में खतरनाक रूप से चमक रही थी। उसने अपना जबड़ा कस लिया, अपने बचे हुए धैर्य को बनाए रखने की चेष्टा कर रहा था। कबीर इस बात से इनकार नहीं करेगा कि पहले आरोप में सच्चाई थी, लेकिन वह और अनाया दोनों इस बात से अवगत थे। यही एक कारण था कि वे अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए सहमत हुए थे। और जहां तक दूसरे आरोप की बात है, हाँ, उसकी दिवंगत दादी ने उसके लिए कुछ संपत्ति छोड़ी थी जिसे वह शादी के बाद ही प्राप्त कर सकता था। विवेक और मायरा के लिए भी यही व्यवस्था थी। लेकिन नहीं, उसे कभी भी कोई संपत्ति नहीं चाहिए थी। चाहे वो जीवन में अच्छा करे या न करे, उसने राठौर परिवार की संपत्ति का एक पैसा भी छूने से इनकार कर दिया था। अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए कबीर बोला, वो सारी संपत्ति तुम खुद रख लो, मुझे नहीं चाहिए। कबीर मुड़ा और एक बार फिर ट्रक की ओर चलने लगा। अनाया तेजी से उसके पीछे होली। वो उस आदमी का हाथ पकड़े हुए चुप रही। दुर्भाग्य से विवेक इस मामले को इतनी आसानी से जाने देने के मूड में नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसके शब्द हवा में फैल गए, जो कबीर और अनाया तक पहुंचे। क्या ये सच नहीं है? तुम्हें पापा को और गुस्सा दिलाने का मौका मिल गया, और साथ ही तुम्हें वादा की गई दौलत भी मिल जाएगी। तुम्हारे पास खुद तो ज्यादा दौलत है नहीं, आप एक अपमान हैं, मिस्टर विवेक राठौर। विवेक और कबीर दोनों चौंक गए, और पीछे से आ रही मायरा भी। तीनों की आंखें अनाया पर टिक गईं, जिसकी निगाहें विवेक पर थीं। हम पर एक एहसान करो और हमारी नज़रों से दूर हो जाओ, और अपने भाई की दौलत की कमी की चिंता मत करो। क्या तुम भूल गए हो कि उसकी वाइफ कौन है? अनाया ने गुस्से से विवेक को घूरते हुए तीखे और चुभने वाले स्वर में कहा। उस आदमी को जवाब देने का मौका दिए बिना उसने जल्दी से जोड़ा, मेरा परिवार मेरा पक्ष नहीं लेता, लेकिन मेरे नाना चेयरमैन ओबरॉय हैं। तुम अपना ही मजाक बनवाओगे अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे परिवार की दौलत के लालची हैं। अनाया सच कह रही थी। न तो उसने और न ही कबीर ने राठौर परिवार की दौलत हड़पने की चेष्टा की थी। उसे विवेक द्वारा बताई गई वादा की गई दौलत की भी कोई परवाह नहीं थी। मिस मल्होत्रा, मेरे बीच में मत बोलो, विवेक ने अनाया के हस्तक्षेप से नाखुश होकर कहा। मैं बात कर रहा हूँ।
मिसेज राठौर, अनाया ने अपनी भौहें चढ़ाईं, विवेक को चुनौती देते हुए। मेरे हस्बैंड की पार्टनर होने के नाते मैं तुम्हें उसे और परेशान करने की अनुमति नहीं दूंगी। कभी चलो चलते हैं। अनाया ने कबीर का हाथ और कसकर पकड़ लिया, उसे ट्रक की ओर खींचते हुए। विचलित विवेक उन्हें पुकारता रहा, लेकिन नए शादीशुदा जोड़े का धैर्य अब समाप्त हो चुका था। कबीर, रुको विवेक, अभी चले जाओ वरना मैं कॉप्स को बुला लूंगी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है मायरा, कॉप्स कुछ नहीं करेंगे। ओह हाँ, वे कर सकते हैं, तुम हमें परेशान कर रहे हो। अनाया और कबीर के पीछे मायरा ने विवेक को उनके पास आने से रोक दिया। एक बार फिर दोनों कजिन्स में जुबानी जंग छिड़ गई। लेकिन यह न तो कबीर की और न ही अनाया की समस्या थी। पीछे की सीट पर बैठने के बाद मायरा के स्टाफ ने तेजी से ट्रक को सड़क के किनारे से हटा लिया। ट्रक तेजी से ट्रैफिक में गायब हो गया। तारांकन, अनाया और कबीर ने लुमिना स्प्रिंग वापस जाते समय ज़्यादा बात नहीं की। कैफे के स्टाफ ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया क्योंकि वो चुपचाप ट्रक चला रहा था। विवेक का अचानक आना उन्हें होश में ले आया था, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। मैंने उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा। अनाया ने कबीर की ओर देखा, उसे पीछे की सीट पर टिके हुए सीधे आगे देखते हुए पाया। गुजरते लैंप पोस्ट की रोशनी उसके चेहरे पर लयबद्ध धड़कनों में चमक रही थी। कबीर को 1 महीने से भी कम समय से जानने के बावजूद अनाया कह सकती थी कि वह आसानी से उत्तेजित होने वाला व्यक्ति नहीं था। अभी जो हुआ, उसने अनाया को बताया कि राठौर परिवार के साथ कबीर के तनावपूर्ण संबंधों की गहराई शायद उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक गहरी थी। किसी भी तरह अनाया इस स्थिति में तब तक ताक झांक करने का इरादा नहीं रखती थी जब तक कि कबीर खुद उसे न बताए। जल्द ही स्टाफ ने ट्रक को बेसमेंट पार्किंग में पार्क कर दिया। अनाया ने उसे कुछ पैसे देते हुए धन्यवाद दिया। हमें घर छोड़ने के लिए धन्यवाद, ये लो, इसे कैब के किराए के लिए उपयोग कर लेना। ये कैब के किराए के लिए बहुत ज़्यादा है, स्टाफ नोट देखकर हिचकिचाया। अब जाओ, फिर से धन्यवाद। अनाया ने अपना हाथ हिलाया, उस युवक से पैसे स्वीकार करने और कैफे लौटने का आग्रह करते हुए। ओह, कृपया अपने बॉस और सभी स्टाफ को शानदार पार्टी के लिए धन्यवाद कहना। जी, मैं अब चलता हूँ। कैफे में फिर मिलेंगे, लेडी अनाया। युवक तेजी से बेसमेंट से बाहर निकल गया। लुमिना स्प्रिंग के पास मुख्य सड़क पर अक्सर आने वाली कैब में से एक को पकड़ने का इरादा रखता था। अगर उसे एक नहीं भी मिलती तो ई हेलिंग ऐप से कैब बुक करना भी आसान था। उसके जाने के बाद वहां केवल अनाया और कबीर ही बचे थे। बेसमेंट पार्किंग की खामोशी भारी थी। एक दूसरे को देखते हुए उनमें से कोई भी नहीं बोला, जैसे वे एक दूसरे के चेहरों का आकलन कर रहे हों। जब तक कबीर की हरी आंखों में तनाव दूर हो गया और उसके होठों पर मुस्कान आ गई, केवल एक हल्की सी झलक बाकी रह गई। अपनी ठुड्डी के इशारे से एक दिशा में इशारा करते हुए उसने अनाया से पूछा, पार्क में टहलना चाहोगी? रात की ठंडी हवा शायद हम दोनों के लिए अच्छी होगी। अनाया ने पलकें झपकाईं, इस सुझाव के लिए किसी तरह आभारी थी। मुझे अच्छा लगेगा। वे बेसमेंट पार्किंग लॉट से बाहर निकले, आवासीय परिसर के चारों ओर के पार्क में चले गए। इस समय वहां बहुत कम लोग थे। अनाया और कबीर चुपचाप पत्थर के रास्ते पर चल रहे थे, जो रात में खिलने वाले फूलों से सजे थे। ठंडी हवा में मीठी फूलों की सुगंध घुली हुई थी, जो हवा में फैल रही थी। अपने बगल में खड़े लंबे आदमी को देखते हुए अनाया ने देखा कि कैसे लैंप की रोशनी उसके गहरे लाल बालों पर पड़ रही थी, जिससे उसके लहराते किनारे तांबे जैसे लग रहे थे। अनु, कबीर की भारी आवाज में हमेशा की तरह मधुरता थी, जो विवेक से बात करने के तरीके के विपरीत थी। अपने कदमों को रोकते हुए वह अनाया पर हल्का सा मुस्कुराया। अभी जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। ये इतनी अच्छी पार्टी के बाद निश्चित रूप से अप्रिय था। अपने होठों को सिकोड़ते हुए अनाया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जब तुम जानते हो कि यह तुम्हारी गलती नहीं है तो खुद को दोष क्यों देना? वह आदमी, तुम्हारा भाई जो कहीं से भी प्रकट हो गया। क्योंकि ये बस कबीर की बात अधूरी रह गई। वह अनाया को जवाब नहीं दे सका। उसके दिल में जो था उसे शब्दों में बयां करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि किसी और के बजाय खुद पर दोष डालना आसान और स्वाभाविक लगता था। एक आह भरते हुए कबीर ने अपनी उंगलियों को अपने बालों में फेरा। रात की हवा उसके बालों से होकर गुजरी। उसके उदास चेहरे पर परेशान भाव मिनटों के साथ और गहरा होता गया। कभी जब तुम किसी से परेशान होते हो तो तुम आमतौर पर क्या करते हो? अनाया के प्रश्न से चौंककर कबीर ने उसे खाली नजरों से घूरते हुए उसके शब्दों को दोहराया। जब मैं किसी से परेशान होता हूं तो मैं आमतौर पर क्या करता हूं? अनाया ने सिर हिलाया। ये पूछताछ कहीं से भी नहीं आई थी। वह बस सोच रही थी कि जब ऐसा कुछ होता है तो कबीर क्या करता है, क्योंकि हाँ, उसने अपने जीवन के परेशान करने वाले लोगों के कारण अपने डांट फेंकने के कौशल को निखारा था। कबीर का जवाब अनाया की अपेक्षा से कुछ अलग था। मैं आमतौर पर किसी ऊंची और शांत जगह पर जाता हूं, जैसे कोई पहाड़ी या कुछ और, नज़ारों को देखने के लिए। पल के झपकाते हुए अनाया ने वास्तव में सोचा था कि कबीर कुछ रोमांचक चुनेगा।
खैर, अगर उसकी पसंद ये थी। अनाया ने एक हाथ उठाया, आसमान में कहीं इशारा करते हुए। रूफटॉप पर चलना चाहोगे? अपार्टमेंट में एक शानदार रूफटॉप गार्डन है, और हाँ, शहर का शानदार व्यू भी है। वो जगह उसके लिए एकदम सही होगी। जब अनाया कबीर को लूमिना स्प्रिंग के रूफटॉप गार्डन में ले गई, विवेक अभी अभी द जेंटलमैन लाउंज से निकला था। उसकी लग्जरी सेडान एक्सप्रेसवे पर फिसल रही थी, जो उसके निजी आवास की ओर जा रही थी। गुजरते स्ट्रीट लैंप पोस्ट विवेक के परेशान चेहरे को रोशन कर रहे थे। उसके माथे पर एक गहरी शिकन थी, क्योंकि उसे मायरा के कैफे के बाहर हुई घटना याद आ रही थी। मुझे पता था कि अदालत का डेटा सच है, लेकिन मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि वह मल्होत्रा परिवार की किसी लड़की से शादी कर लेगा। विवेक ने स्टीयरिंग व्हील पर एक उंगली थपथपाई। तेज लय उसके दिल की बेचैनी को बयां कर रही थी। जब से उसे कबीर की अनाया मल्होत्रा से शादी का पता चला था, वह असहज महसूस कर रहा था। विवेक ने इस समाचार को माधव, अपने और कबीर के पिता तक पहुंचने से रोकने की चेष्टा की। उसने अभी तक खुद को उस बड़े आदमी के नारकीय क्रोध का सामना करने के लिए तैयार नहीं किया था जब उसे इस शादी का पता चलेगा। खैर, उसका बड़ा भाई जो कुछ भी करता था, वह उनके पिता के क्रोध की आग को और भड़काता ही था। तो अपना सिर हिलाते हुए विवेक ने बढ़ते सिरदर्द को रोकने की चेष्टा की। देर सबेर ये समाचार निश्चित रूप से उनके पिता तक पहुंच ही जाएगा। क्या मायरा ने उन्हें मिलवाया? निश्चित रूप से उसी ने किया होगा। विवेक हमेशा से जानता था कि मायरा मल्होत्रा परिवार की वापस लौटी उत्तराधिकारिणी की दोस्त है। अगर वह गलत नहीं था, तो दोनों लड़कियां एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में मिली थीं जहां वे पढ़ती थीं। विवेक मायरा से बहुत कम मिलता था, क्योंकि वह ज्यादातर राठौर परिवार के समारोहों से बचती थी। अगर वे एक दूसरे को देख भी लेते, तो उसकी कजिन आमतौर पर उसे अनदेखा कर देती थी। हाँ, विवेक के होठों से एक भारी आह निकली जब उसे कबीर और अनाया के जाने के बाद अपने और मायरा के बीच हुई गर्मागर्म बहस याद आए। उसकी कजिन, हालांकि उससे छोटी थी, पर उसे डांटने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। तुमने दशकों तक कबीर को अनदेखा किया, अब क्यों परेशान हो रहे हो? उससे दूर रहो, समझे? मायरा, मैं यहाँ एक स्पष्टीकरण के लिए आया था। वो तुम्हें कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है। वह एक वयस्क है, उसे जिससे चाहे शादी करने दो। विवेक ने मायरा को शांत करने की चेष्टा की, लेकिन वह उससे और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उस छोटी सी लड़की के मुंह से और भी गालियों से भरे शब्द निकले। तो क्या हुआ अगर कबीर ने मेरी दोस्त से शादी कर ली? वह तुम लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना? अपने पाखंडीपन को अपने तक ही रखो। कबीर खुश है और तुम्हारे बिना ठीक है। उसे नीचे गिराने के लिए सांपों की आवश्यकता नहीं है। निराशा से प्रेरित होकर विवेक ने अपनी बहस को कबीर पर केंद्रित करना बंद कर दिया। आखिरकार मायरा अपने बिछड़े हुए बड़े भाई की अत्यधिक सुरक्षा कर रही थी। खैर, यह अपेक्षा से परे कुछ भी नहीं था। आखिरकार कबीर दशकों तक मायरा के साथ रहा था, इससे पहले कि वे भारत वापस आए। निश्चित रूप से इतने लंबे वर्षों के दौरान कजिन सगे भाई बहनों से भी ज्यादा करीब हो गए थे। मायरा, क्या तुम हमारे परिवार से दूर रहकर खुश हो? यहाँ तक कि कुछ गड़बड़ करने में भी मदद करती हो, इतना कि तुमने कभी को मल्होत्रा परिवार की किसी से शादी करने दी? मायरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के विवेक को तुरंत जवाब दिया। उसके चेहरे पर जो भाव था, वह दिखा रहा था कि वह उसे कितना घृणित रूप से मूर्ख समझती है। मेरी माँ और कभी ही मेरा एकमात्र परिवार है। अगर वह नहीं होती, तो मैंने कब का राठौर नाम खुद से हटा दिया होता। दफा हो जाओ। विवेक के पास जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मायरा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह उससे कितनी नफरत करती है कि उसने अपने कैफे के इतने करीब भी ठीक से व्यवहार करने की परवाह नहीं की। पापा अभी बाहर हैं। मैं केवल उम्मीद कर सकता हूं कि मिस्टर पांडे अपना वादा निभाएंगे। माधव इस समय देश से बाहर थे, काम के सिलसिले में कुछ अलग अलग जगहों की यात्रा कर रहे थे। अगर कोई बदलाव नहीं हुआ, तो उन्हें अगले हफ्ते की शुरुआत में लौटना चाहिए। आज विवेक ने माधव के करीबी सहयोगी ब्रिजेश पांडे से संपर्क किया। उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी से कहा कि अगर मिस्टर पांडे को इस बारे में पता चले तो वह शादी की खबर को उसके पिता तक पहुंचने से रोकें। मैं अपने पिता को उनके लौटने पर खुद बता दूंगा, प्लीज मिस्टर पांडे। माधव के वफादार सहयोगी ने वादा किया कि वह राठौर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को कबीर की आश्चर्यजनक शादी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहेंगे। दुर्भाग्य से विवेक के लिए मिस्टर पांडे की अगली टिप्पणी ने उसे राहत की सांस लेने से रोक दिया। छोटे मालिक विवेक, मैं इस मुद्दे को नहीं उठाऊंगा। हालांकि अगर चेयरमैन ने कभी पूछा तो मैं उनसे सच कहूंगा। विवेक ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। मिस्टर पांडे की पूरी वफादारी उसके पिता के प्रति थी, उसके प्रति नहीं। वह केवल उम्मीद कर सकता था कि उसके पिता को कबीर की शादी के बारे में उसके लौटने तक कुछ भी पता नहीं चलेगा। विवेक भूल गया था कि आखिरी बार कबीर और माधव का आमना सामना कब हुआ था। शायद उसके बड़े भाई के लंदन से लौटने के ठीक बाद। इसका मतलब 5 साल बीत चुके थे, या क्या वे गुप्त रूप से मिले थे? उसे संदेह था।
जैसे ही विवेक ने एक चौराहे पर गति धीमी की, उसका मन अनाया की यादों में खो गया। आज रात पहली बार उसने मल्होत्रा परिवार की वापस लौटी उत्तराधिकारिणी को करीब से देखा था। अनाया मल्होत्रा, उनका रिश्ता कब शुरू हुआ? विवेक ने बुदबुदाया, उसकी आवाज़ सेडान में धीमी फुसफुसाहट थी। मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। शादी की खबर ने विवेक को अचानक चौंका दिया था। उसे अभी तक कबीर और अनाया के बीच के रिश्ते की जांच करने का मौका नहीं मिला था। फिलहाल विवेक ने मान लिया कि दोनों लोग मायरा के माध्यम से जुड़े हुए थे। वह युवा महिला उन दोनों के बीच एकमात्र आपसी कड़ी थी। या क्या कुछ और था? भौहें सिकोड़कर विवेक ने हल्के से अपना सिर हिलाया, इस विचार को खारिज करते हुए। मेरी काम की लिस्ट पहले से ही लंबी है, अब मुझे इसकी भी चिंता करनी होगी। मैं अभी तक उनसे मिल भी नहीं पाया हूँ। विवेक के मुंह से एक और आह निकली। वो इस खबर को जानने पर अपने पिता के गुस्से की सीमा की कल्पना नहीं कर सकता था। विवेक को लग्जरी मॉल फीनिक्स पैलेडियम के मालिक से संपर्क करने का काम सौंपा गया था। वर्षों बाद भी इसका स्वामित्व एक रहस्य बना हुआ था। लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। वह ज़्यादा से ज़्यादा सीईओ से मिल सका। हर कोई जानता था कि वह गुप्त चेयरमैन और बाहरी दुनिया के बीच एकमात्र कड़ी था। फीनिक्स पैलेडियम तेजी से ऊंचा उठा, जिससे उसे शीर्ष मॉलों में जगह मिली। लोग अनुमान लगा रहे थे कि चेयरमैन कौन था, लेकिन अब तक वे उसकी परछाई की एक झलक भी नहीं पा सके थे। मिस्टर आर, लोग उसे यही कहते थे। अज्ञात रूप, अज्ञात पृष्ठभूमि और यहाँ तक कि अज्ञात नागरिकता। कुछ ने कहा कि मिस्टर आर दूसरे देश से थे, जबकि दूसरों ने अनुमान लगाया कि वो भारत से थे। विवेक ने अनजाने में फीनिक्स पैलेडियम के सीईओ ईश्वर खन्ना के साथ अपनी नवीनतम बैठक को याद किया। बाद वाले के शब्द उसके दिमाग में फिर से गूंज उठे। हमारे चेयरमैन को चीजें जैसी है वैसी ही पसंद है। प्लीज इसे मेरे लिए कठिन न बनाएं, मिस्टर राठौर। ईश्वर ने स्पष्ट रूप से विवेक को संकेत दिया था कि मिस्टर आर को खोजने की कोशिश करना व्यर्थ था। वह रहस्यमयी व्यक्ति सुर्खियों से दूर रहकर संतुष्ट था। सब कुछ गड़बड़ है। अपने आप में बुदबुदाते हुए विवेक ने सड़क पर गति तेज कर दी। टेल लाइट्स कार का पीछा कर रही थीं। इंजन की तेज भनभनाहट हवा में गूंज रही थी। लेस दैन लूमिना स्प्रिंग ग्रेटर दैन रूफटॉप की रेलिंग के सामने खड़े होकर कबीर ने अपनी नज़रें चकाचौंध कर देने वाले रात के नज़ारों पर डाली। रंगीन नियन बत्तियां पूरे शहर को सजा रही थीं, ये दर्शाती हुई कि यह कितना जीवंत था। इस ऊंचाई से रात की हवा और ठंडी थी। हवा के साथ फूलों की मीठी सुगंध हवा में घुल गई थी। इस रूफटॉप गार्डन द्वारा दी गई शांति ने कबीर के बाकी बचे तनाव को कम करने में मदद की। ये जगह वास्तव में शांत और सुंदर है, अनु। कबीर ने अपनी हरी आंखें उस नज़ारे से हटाकर अपने बगल में खड़ी अनाया को देखा। आइवी की लताओं के बीच लटकी हुई फेरी लाइट्स उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को रोशन कर रही थीं। अगर तुम काम करते समय बोर हो जाओ तो तुम इस गार्डन में एक छोटा सा ब्रेक ले सकती हो। मैं यहाँ मायरा के साथ भी चाय पीती थी। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन इसका अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है। अनाया ने अपनी भौहें चढ़ाईं। कबीर को रूफटॉप गार्डन से परिचित कराकर खुश थी। वह ये देखकर भी राहत महसूस कर रही थी कि उसके चेहरे पर तनाव की रेखाएं धीरे धीरे नरम हो रही थीं। चाय पीना? हम? कबीर एक तरफा मुस्कुराया जब उसके मन में एक विचार आया। क्यों ना हम कल यहाँ चाय पिएं? मैं तुम्हारे लिए कुछ डेसर्ट बेक करूँगा। ओह, मैं उसके लिए ना नहीं कहूँगी। अनाया की खुशी भरी एक्सक्लेमेशन ने कबीर को बेबस हंसी हंसने पर मजबूर कर दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई जब उसने उसके खिले हुए चेहरे को देखा। आज की रात उसके लिए एक और आशीर्वाद थी। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह उसके साथ सांसारिक लेकिन शांतिपूर्ण क्षण बिताकर कितना भाग्यशाली महसूस कर रहा था। तो उसे इस शांति को जारी रखने के लिए अगला कदम उठाना चाहिए। अनाया के मुस्कुराते हुए चेहरे पर अपनी आंखें टिकाते हुए कबीर ने कहा, उसकी आवाज़ शांत बगीचे में शांत थी। अनु, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। क्या बात है? अनाया ने अपनी भौहें उठाईं, सोच रही थी कि कबीर क्या सोच रहा है। जिस तरह से उसने अपनी टिप्पणी को शब्दों में पिरोया, उससे उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। डिस्कस? किस बारे में डिस्कस करना है? कबीर ने अपने होठों को एक मुस्कान में खींच लिया। अपनी एक भौं को उठाते हुए उसने जवाब दिया, अगर तुम अनुमति दो तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ध्रुव सिंघानिया को इस देश से निकाल दिया जाए। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद की थी। कबीर का हर शब्द स्पष्ट था, जो रात की हवा में तैरता हुआ अनाया तक पहुंच रहा था। उसकी टिप्पणी ने उसके चेहरे पर एक भ्रमित भाव डाल दिया। वह तुरंत इसका अर्थ समझ नहीं पा रही थी। एक घबराहट में उसकी नीली आंखें उस आदमी की चालाक लेकिन आकर्षक मुस्कान को घूरती रहीं। गर्म सुनहरी रोशनी के नीचे उसकी हरी आंखों में कुछ चंचल चमक थी। सुनिश्चित करोगे कि उसे निकाल दिया जाए? अनाया ने अपने होंठ खोले, अभी भी कबीर की बातों से हैरान लग रही थी। कैसे? ध्रुव को भारत से निकालना? वह ध्रुव सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप का वारिस? भले ही सिंघानिया परिवार मल्होत्रा से नीचे था, अनाया जानती थी कि उस लक्ष्य को प्राप्त करना अभी भी कठिन था।
जब तक उसे अपने नाना से कुछ सहायता न मिले। कबीर का प्लान क्या था? कबीर के होठों से एक हल्की हंसी निकली। अनाया के चेहरे पर स्पष्ट घबराहट ने उसके दिल को गुदगुदाया। क्यों ना हम पहले बैठ जाएं? कबीर ने पास की गार्डन टेबल की ओर इशारा किया, जो एक सुंदर मेहराब के नीचे रखी थी। नर्म चांदनी फूलों के नाजुक गुच्छों पर एक चांदी की चमक डाल रही थी जो फ्रेम को सजा रहे थे। ठीक है, अनाया ने एक बार सिर हिलाया, ये जानने के लिए उत्सुक थी कि कबीर उसे और क्या बताएगा। महिला और सज्जन रेलिंग छोड़कर मेहराब के नीचे शरण लेने चले गए। उनके कदम कंक्रीट के फर्श पर हल्के थे, उनकी परछाइयां पीछे लंबी हो रही थीं। हवा अभी भी ठंडी थी, जिसमें पास के रात में खिलने वाले फूलों की हल्की मिट्टी की सुगंध थी। छत पर कोई और नहीं होने के कारण एकांत ने बहुत आवश्यक प्राइवेसी प्रदान की। अनाया और कबीर एक दूसरे के सामने बैठे। उसके चेहरे पर प्रारंभिक भ्रम गायब हो गया, अब उसकी जगह प्रत्याशा ने ले ली थी। समय बर्बाद किए बिना कबीर ने शुरू किया, क्या तुमने सिंघानिया के बारे में हालिया समाचार सुना है? कंपनी पर अभी फंड के दुरुपयोग के लिए जांच चल रही है। अनाया ने पलकें झपकाईं और अगले ही पल बोली, आह, मुझे याद है। हाँ, मैंने इसके बारे में समाचार पढ़ा है। अनाया को पहली बार इस समाचार के बारे में कमल सरोवर पार्क में कबीर के साथ अपनी पहली डेट के दिन पता चला था। उसे याद आया कि वह कितनी खुश थी, क्योंकि इस मुद्दे का मतलब ध्रुव से कम परेशानी हो सकती है। अनाया का अनुमान सही था। भले ही ध्रुव ने उनके ब्रेकअप के बाद भी उसे परेशान किया, लेकिन आवृत्ति उसकी अपेक्षा से बहुत कम थी, शायद उसकी कंपनी में परेशानी के कारण। अनाया ने यह भी अनुमान लगाया कि ध्रुव इस मुद्दे के कारण उसे वापस पाने के लिए बेताब था। उसे अभी भी कुछ बार याद था जब उसने चेयरमैन ओबरॉय की सहायता प्राप्त करने का संकेत दिया था, जब वे अभी भी साथ थे। रुको, अनाया की बात अधूरी रह गई। अंत में कुछ महसूस करते हुए, कबीर के साथ अपनी आंखें मिलाते हुए उसने चुपचाप कहा, विक्रांत इन्वेस्टमेंट्स उनके प्रमुख निवेशक हैं। कभी क्या तुमने यह मिस्टर निखिल के साथ प्लान किया था? यह महसूस करते हुए कि वह कैसी लग रही है, अनाया ने जल्दी से जोड़ा, थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुमने यह मेरी वजह से प्लान किया। क्या विक्रांत इन्वेस्टमेंट्स ने सिंघानिया ग्रुप पर कड़ी नज़र रखी और दुरुपयोग किए गए फंड के बारे में पता लगाया? अनाया ने अनजाने में अपने हाथों को एक साथ भींच लिया। उसके गाल लाल हो गए, जो उसकी पहले की गलती के कारण उत्पन्न गर्मी के कारण थे। वह ऐसा कैसे कह सकती थी? क्या यह ऐसा नहीं लगेगा जैसे उसने यह एहसान उसकी वजह से किया? कबीर कितना भी परोपकारी क्यों न हो, अनाया ऐसे विचारों का मनोरंजन करने के लिए अनिच्छुक थी। कबीर और निखिल भले ही सबसे अच्छे भाई हों, लेकिन अनाया का मानना था कि इस तरह की योजना को अंजाम देना अभी भी उसके लिए कठिन था। आखिरकार इसमें सिंघानिया की पूरी कंपनी शामिल थी। सबसे तार्किक धारणा ये थी कि विक्रांत इन्वेस्टमेंट्स सिंघानिया ग्रुप की निगरानी कर रहा था और यह खोज ध्रुव के साथ उसके ब्रेकअप की अवधि के साथ ओवरलैप हो गई। कुल मिलाकर उसे इस संयोग से लाभ हुआ। वैसे भी, क्या तुम मिस्टर निखिल से मदद मांगने की सोच रहे हो? सिंघानिया ग्रुप पर अटूट पकड़ के साथ निखिल सबसे अधिक संभावना है कि ध्रुव को इस देश से निकाल सकता है। अनाया का मानना था कि चेयरमैन सिंघानिया कंपनी को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि देना पसंद करेंगे। उसने उच्च समाज में ऐसी चीजें अक्सर होती देखी थीं। कबीर की आंखों में रोशनी अनाया के चेहरे पर घबराहट का भाव देखकर नर्म हो गई। वह अपनी आंखें कहीं और घुमा रही थी, अपेरेंटमेंट उसकी नजरों का सामना करने में घबरा रही थी। जब कबीर ने अंत में जवाब दिया, तो उसके शब्दों ने, जो बहुत धीरे से बोले गए थे, आज रात दूसरी बार अनाया को चौंका दिया। मैंने यह उसके साथ प्लान किया था, अनु। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें अब तक यह नहीं बताया, लेकिन मैंने यह उसी दिन शुरू किया था जिस दिन मैंने पहली बार तुमसे हमारी शादी के बारे में संपर्क किया था। तुमने क्या किया? अनाया ने पूछा, उसकी आवाज़ अनिश्चितता से भरी थी। क्या उसने उसे गलत सुना? उसने उस दिन योजना शुरू की जिस दिन वे पहली बार हॉस्पिटल में मिले थे, सच में? अनाया के मन में बन रहे संदेहों को दूर करने की इच्छा रखते हुए कबीर ने अपने शब्दों को दोहराया और आगे समझाया। मुझे चिंता थी कि वह भविष्य में बुरी तरह से जवाबी कार्रवाई करेगा। मैंने नेट से कहा कि वह जांच करे कि क्या सिंघानिया ने कुछ छिपाया है। उसकी टीम को दुरुपयोग किए गए फंड के बारे में पता चला, इसलिए हमने उन्हें उसी से मारा। अनाया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, अभी भी कबीर के हर शब्द को अपने दिमाग में दर्ज करने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे धीरे से सिर हिलाया, उसे बात जारी रखने का आग्रह किया। कबीर ने अनाया की आंखों में कोई डर न देखकर मन ही मन राहत की सांस ली। वह अच्छी तरह जानता था कि वह उसे उसकी पीठ पीछे किए गए काम के कारण एक अजीब इंसान समझ सकती है। अभी के लिए कबीर केवल अनाया को आधा सच बता सकता था। उसने अभी भी उससे बहुत सी बातें छिपाई थीं, और उनमें से कुछ तो दशकों पुरानी थीं। एक सांस छोड़ते हुए कबीर ने फिर से शुरू किया। उसकी आवाज़ रात की खामोशी में एक धीमी फुसफुसाहट थी। ध्रुव सिंघानिया ने खुद फंड का दुरुपयोग किया। नेट उसे पहले ही सजा देना चाहता है, लेकिन उसने कहा कि मैं चुनाव कर सकता हूं।
तो तुम उसे इस देश से निकालने के बारे में क्या सोचती हो? मूल प्रश्न पर वापस आते हुए अनाया के पास इसके अलावा कोई और जवाब नहीं था। अगर इससे तुम और मिस्टर निखिल किसी कठिन स्थान पर नहीं पड़ोगे तो प्लीज ये करो। उसे यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? ध्रुव के जाने के बाद अनाया जानती थी कि उसके पास सोचने के लिए एक समस्या कम होगी। खैर, वह ध्रुव, ईशानी और दूसरों जैसी परेशान करने वाली मक्खी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन वे उसे लगातार परेशान करने पर तुले हुए थे। जैसे पेस्की मच्छर। ग्रर। अनाया नर्म गद्दे पर अपनी पीठ के बल लेटी हुई थी, उसके रसीले चॉकलेट भूरे बाल साटन के तकिए पर फैले हुए थे। उसकी छाती एक स्थिर लय में उठ और गिर रही थी, फिर भी नींद का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। खिड़कियों का एक हिस्सा पर्दे से ढका नहीं था, जिससे चांदनी कांच के माध्यम से छनकर अंदर आ रही थी। इसकी चमक मंद बेडरूम और बिस्तर पर पतली आकृति को रोशन कर रही थी। अनाया की नीली आंखें छत पर टिकी थीं, उसके विचार पहले छत पर कबीर के साथ हुई बातचीत के अंत को फिर से चलाने के लिए घूम रहे थे। अनु, तुम्हें उसके बारे में फिर से चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, वह जल्द ही ये देश छोड़ देगा। कबीर की आवाज, मखमली और कर्कश एक ही समय में, अनाया को आश्वस्त कर रही थी, जैसे कि वह स्थिति के बारे में उसकी बची हुई चिंता को कम करने की कोशिश कर रहा हो। मेहराब की नर्म फेरी लाइट्स के नीचे उसका भाव आरामदायक और कोमल बना रहा, वही रूप जिसकी वह उससे आदी हो चुकी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के अनाया ने अपने विचार व्यक्त किए। शांत रात से घिरे होने के कारण वह कबीर के साथ सच्ची हो गई, एक ऐसा व्यक्ति जिसके वह हाल ही में करीब आ रही थी। तुमने आज रात मुझे आश्चर्यचकित करना जारी रखा, कबीर। मिस्टर निखिल के साथ तुम्हारी गहरी दोस्ती से लेकर ध्रुव को भगाने की तुम्हारी योजना तक, तुम अब थोड़े और रहस्यमयी लग रहे हो। अनाया ने एक लंबे विराम के बाद तेजी से जोड़ा, उसकी आंखें कबीर के चेहरे पर टिकी रहीं। खैर, मुझे लगता है कि यह सच है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानती। हमने आखिरकार तुरंत शादी कर ली। अनाया की स्पष्टवादिता पर कबीर का जवाब एक मधुर मुस्कान थी, जिसके बाद नर्म हंसी थी। ये धुन नीचे चल रहे वाहनों की हल्की गूंज के साथ मिल गई। अनु, ये सच है कि तुम मुझे अभी तक वास्तव में नहीं जानती हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं रहस्यमयी हूं, तो मेरे बारे में सभी पहेलियां सुझाने के लिए तुम स्वतंत्र हो। कबीर के शब्दों को सुनकर अनाया के गाल लाल हो गए, जो बहुत धीरे से बोले गए थे। उसने बस जवाब में सिर हिलाया और फिर उससे कहा कि उन्हें अपार्टमेंट में वापस जाना चाहिए। क्या तुम थके नहीं हो, कबीर? मुझे अब नींद आ रही है। हाँ, चलो वापस चलते हैं। केवल खामोशी उनके कदमों की आहट को छोड़कर अनाया और कबीर के साथ थी जब वे छत से निकले। रोशनी उनकी पीठ पर पड़ रही थी, उनकी लंबी परछाइयां फर्श पर डाल रही थी। सब कुछ के बावजूद खामोशी आरामदायक थी। गुड नाइट, कबीर। अच्छी नींद लेना, अनु। अपार्टमेंट में पहुंचने पर अनाया और कबीर ने शुभ रात्रि की शुभकामनाएं दी। दोनों इस समय थके हुए लग रहे थे। आधी रात जल्द ही शहर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली थी। लाल बालों वाले आदमी ने एक और हार्दिक नाश्ते का वादा किया, जिसका जवाब महिला ने एक उत्साही सिर हिलाकर दिया। वो उसके स्वादिष्ट खाना पकाने के लिए कभी ना नहीं कह सकती थी। फिर उनकी पीठ एक दूसरे की ओर हो गई जब वे मुड़े और अपने अपने बेडरूम के अंदर गायब हो गए। तारांकन धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए अनाया ने अपना ध्यान वर्तमान पर लौटाया। खुद से बात करते हुए उसकी आवाज़ शांत बेडरूम में एक फुसफुसाहट थी। मुझे लगने लगा है, कभी वैसा नहीं है जैसा वो लोगों को लगता है। मायरा, उसकी माँ और चुने हुए लोगों के अलावा कोई भी कभी यह उम्मीद नहीं करेगा कि कबीर और निखिल विक्रांत शपथ लिए हुए भाई थे। दोनों पुरुषों की उम्र में अंतर था। निखिल कबीर से 5 साल बड़ा था। ऐसा लगता था कि उनमें कुछ भी सामान्य नहीं था जो उन्हें एक दूसरे के रास्ते में ले आए, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। मैं सोचती हूँ कि वे कैसे मिले। कबीर ने कहा कि वे 1 दशक से अधिक समय से दोस्त थे। अनाया को अभी भी आज सुबह कबीर के साथ हुई अपनी बातचीत याद थी। उस आदमी ने कहा कि उसने विक्रांत इन्वेस्टमेंट्स के साथ काम करना शुरू कर दिया था जब बेस भारत में स्थानांतरित हो गया था। यह मानना बहुत दूर की कौड़ी नहीं होगी कि कबीर निखिल की वजह से भारत लौटा। उसने बाद वाले में एक नया परिवार पाया, भले ही उनका खून का रिश्ता नहीं था। शायद वो मुझे किसी दिन बताएगा। क्या यह एक महाकाव्य कहानी होगी या एक साधारण कहानी? किसी कारण से अनाया का मानना था कि कबीर इस बारे में सच कह रहा था कि वह वास्तव में सतह पर दिखाए जाने वाले से अधिक रहस्य रखता है। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वह उन्हें जानने के लिए उत्सुक थी, जब तक वो उसे अनुमति दे। लेकिन अनाया किसी भी ऐसी चीज में ताक झांक नहीं करेगी जो उसे लगता है कि कबीर को असहज कर सकती है। उदाहरण के लिए, राठौर परिवार के साथ उसके तनावपूर्ण संबंधों के बारे में। आज रात विवेक का अचानक आना अनाया को आश्चर्यचकित कर गया। वह महसूस कर सकती थी कि कबीर और मायरा दोनों के आसपास की हवा कैसे बदल गई जब वह सामने आया। मायरा, वह शायद ही कभी इस तरह भड़कती है। कुछ ही बार मायरा शत्रुता से भरी हुई थी, जब इसमें उसके धोखेबाज पिता मार्टिन राठौर और ईशानी शामिल थे।
इस प्रकार अपनी दोस्त को किसी और के साथ ऐसा करते देखना एक तरह से चौंकाने वाला था। राठौर परिवार के आंतरिक मामले मल्होत्रा परिवार की तरह ही गड़बड़ थे। अनाया एक तरफ मुड़ी, अपनी नज़रों को खिड़कियों पर घुमाने दिया। कंबल उसके चारों ओर सरसराया। बाहर शहर की रोशनी रात की पृष्ठभूमि में टिमटिमा रही थी, दीवारों पर परछाइयां डाल रही थी। मुंबई देर रात में भी बहुत जीवंत था, लेकिन अनाया को मूनविले गांव में टिमटिमाते तारों से भरा आकाश अधिक याद आता था। मुझे सो जाना चाहिए, आज का दिन थका देने वाला था। कंबल को अपने शरीर को ठीक से ढकने के लिए खींचते हुए अनाया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सोने से पहले उसके मन में जो विचार आया वह उस आदमी के बारे में था जो उसके साथ एक ही छत के नीचे रहता था। क्या वह आज रात अच्छी नींद ले पाएगा? अपने छोटे भाई के साथ जो हुआ उसके बाद अनाया के विचार तब समाप्त हो गए जब उसकी चेतना सपनों की दुनिया में चली गई। रात की शांति में उसकी सांसें नर्म थीं। तारांकन अगले दिन रविवार अनाया के लिए काफी शांतिपूर्ण था। मल्होत्रा परिवार ने उसे परेशान करना बंद कर दिया था, जिसके लिए वह आभारी थी, लेकिन फिर भी सतर्क थी। फिर भी अनाया अपने दिमाग पर ईशानी, सुनैना और दूसरों के बारे में विचारों का बोझ नहीं डालना चाहती थी। वह अगले हफ्ते नकली उत्तराधिकारिणी की शादी के दौरान ऊर्जा बचाएगी। अनाया ने सुबह सुबह कबीर द्वारा बनाए गए व्यंजनों का आनंद लिया। उसने कुछ टमाटर और फेटा बेग अंडे बनाए थे। उसे खुद को तीसरी बार लेने से रोकना पड़ा। अनाया ने नाश्ते के बाद खुद को घूमने के लिए राजी किया। वह खाते ही लेटना नहीं चाहती थी। दोपहर से पहले मिस्टर प्रकाश अनाया से मिलने आए। अपार्टमेंट के मैनेजर ने व्यक्तिगत रूप से ध्रुव के अतिक्रमण के बारे में अपनी जांच के बारे में बताया। उसने जो कहा उसने उसे चौंका दिया। मिस्टर सिंघानिया ने एक बूढ़ी सफाई वाली महिला को उसे एक्सेस देने के लिए धमकाया। वह उससे डर गई थी। अनाया ने यह जानकर उपहास किया कि ध्रुव कितना घटिया हो सकता है। उसने मिस्टर प्रकाश से कहा कि वह उस आदमी के बारे में फिर से चिंता न करें क्योंकि वह उसे खुद संभाल लेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह कमजोरों पर अत्याचार करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करे? लेकिन वह अब और ऐसा नहीं कर पाएगा। कबीर अनाया के बगल में बैठा था जब मिस्टर प्रकाश मिलने आए थे। उसने उस बड़े आदमी को आश्वस्त किया, ये कहते हुए कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि ध्रुव के साथ ऐसा कुछ फिर से न हो। एक बार जब मिस्टर प्रकाश चले गए तो अनाया ने खुद को शांत करने के लिए कुछ समय लिया। कबीर के शब्दों ने उसके तंत्रिकाओं को शांत करने में मदद की। नेट इस मंगलवार को चेयरमैन सिंघानिया पर बम गिराएगा। वह उस बूढ़े आदमी और उसके बेटे को अपने ऑफिस में बुलाएगा। अनाया ने कबीर की बात सुनकर अपने होठों पर एक मुस्कान खींच ली। वह कल निखिल की तरफ से और अच्छी खबर सुनने का इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन उससे पहले, कभी क्या हम आज बाद में रूफटॉप पर चाय पिएंगे? कबीर ने पलकें झपकाईं और फिर उसके मुंह से हंसी निकल गई। वह ये सुनकर चकित था कि अनाया इस तरह के समय में भी खाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। जरूर मेरी लेडी, इसका इंतजार करना। अनाया मुस्कुराई। उसने ध्रुव के बारे में हर अनावश्यक विचार को अपने दिमाग से बहुत दूर फेंक दिया।